कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। जोरदार। तब हाथ को देख रहे हो या मुझे देख रहे हो? सही है। सही होता है। जीवन में हाथ से जरूरी है। हाथ से होंगे तो आदमी बड़ा बनेगा। हाथ से नहीं होते हैं तो आदमी हमेशा क्या रहेगा? छोटा ही रहेगा। इसलिए हादसों से कभी डरो मत। हाथ से आपको लाइफ में बड़ा बना। ये एकदम से जीरो लेवल से नया बैच अपने स्टार्ट कर रहे हैं। आज फेस्ट क्लास है। आज मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ। कैसे अलग अलग बैकग्राउंड के आप बच्चे हो। आप में से अलग अलग ग्रेड की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं। सबके साथ एक नॉर्मल डिस्कशन करूंगा आपके साथ। और इस सेशन से कुछ लेके जाइएगा। ऑफलाइन क्लास आप ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते हैं वो बहुत अलग इश्यू है। कोई प्रेशर नहीं होता है कि आप मेरे से साइकोलॉजी पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट फर्क इस बात से पड़ता है कि आप यहां जब आए हैं मेरे पास तो मन से आए हैं या बेमन से आए हैं? मन से आए हैं। जयपुर आए थे तब मन से आए थे या बेमन से आए थे? मन से। जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मन से कर रहे हैं बेमन से कर रहे हैं? मन से। ये तो तीनों चीजें मैंने पूछी और तीनों का जवाब आपका था कि सर हमने मन से आए हैं। तो मन से एक बात बोल रहा हूं मैं आपको कि चाहे आप कहीं कोचिंग मत करना, 100% जो तुम सोच के आए हो ना वो सच में साकार हो जाएगा और बहुत अच्छी रैंक के साथ साकार हो जाएगा यदि आपके तीनों सवालों के जवाब मन से थे। बट मुझे 1% भी नहीं लगा कि वो मन से थे। बोलना बहुत आसान होता है, कहना बहुत आसान होता है। मैं भी कह देता हूं, आपने कई यूट्यूब सेशन लिए हैं, मैं भी बहुत सारी चीजें बोल देता हूं। बोलने से ज्यादा बेहतर है कि हम वास्तव में उन चीजों को अपने व्यवहार में, एक्शन में कितने बच्चे लेके आते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। हर बच्चे का अपना एक व्यक्तित्व और सबका आपका बड़ा यूनिक है, अनोखे हो सब आप। कोई किसी से कमजोर नहीं है। ये बात अलग है कि हमने इनफेरिटी की वजह से अपने आप को कमजोर बना लिया है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ आप जीवन जी रहे हो। सबकी अपनी प्रॉब्लम्स है। यदि मैं एक बच्चे को खड़ा करूं आप में से कि बताओ, तो आप पॉजिटिव बात नहीं बताओगे, नेगेटिव बात सबसे पहले बताओगे कि सर मेरे और तो सब ठीक है, मेरे परिभाषा याद को नहीं हूं। वो एक चीज नेगेटिव जो भी है, सर मैं पढ़ता तो बहुत हूं बट याद कुछ नहीं होता। सर मैंने बहुत मेहनत की है लेकिन मैं एग्जाम हॉल में मैनेज ही नहीं कर पाता हूं पेपर को। कोचिंग का जो टेस्ट पेपर होता है वहां मेरे नंबर हमेशा कम आते हैं, जबकि आपने जैसे बताया है वैसे ही मैं पढ़ रहा हूं फिर भी नहीं होता है। ये चीजें अपने दिमाग में ज्यादा हावी रहेंगी और आपकी जो पॉजिटिव चीजें हैं वो कम हावी रहेंगी। पॉजिटिव चीज जैसे ये आपने से मैंने पूछा कि आप जयपुर आए थे, मन से आए थे बेमन से आए थे? आपने कहा मन से आए। आप में से कितने बच्चे ग्रेड फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं? हाथों चेक करना, चेक कर लो। ग्रेड सेकंड, वेरी गुड। ग्रेड सेकंड वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या चक्कर है? ग्रेड थर्ड, वेरी गुड। अब बहुत सिंपल सा एक मैं इसका जवाब दूं आपको। आप किसी की भी कर रहे हो और हो सकता है 10 दिन बाद में आपका मन परिवर्तित हो जाए, हो गया। अनिश्चित की स्थितियां बहुत बार आती हैं। मैंने एग्जाम्पल कल की हमारा जो बैच शाम वाला चल रहा है उसमें एक बात बताई थी। मैं सरदार सर एक कवि सम्मेलन में गया था। जैसे क्यों बुलाया मुझे नहीं पता, उन लोगों ने बुला लिया। और तो वहां 2015 में सिक्कर का मेरा पर्सनल बैच के कुछ बच्चे मिले मुझे। तो 5 बच्चे थे और वो पांचों से नॉर्मल होता ना कि अपन एक तो शकल दे के अफा अनुमान लगावा कि यार वो टाबर तो नॉर्मल तैयारी करना वो टाबर है। हाँ, कुछ सिलेक्शन को नहीं हुए, होता है नॉर्मली। वो वैसे से बच्चे थे। कोई चेहरे पे कोई एटीट्यूड आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे आप में से कई बच्चों का चेहरा चमक रहा है, एक डेडिकेशन, प्रतिबद्धता दिखाई दे रही है। हो सकता है वो पहली बार मुझे देख रहे हैं लाइव, वैसे यूट्यूब पे देखा होगा, पहली बार ऑफलाइन देख रहे हैं तो उनमें हो सकता है कि सर से मिले इसलिए दिख रहा हो। 10 दिन बाद में उसके की बात चमक जो है वो एकदम डाउन है। सर से डेली मिलते हैं आज से, तो आजकल क्लास लेने आते। वो फर्स्ट बार का फर्क हो सकता है। तो
उस बच्चे ने एक बात बोली मेरे को बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छी भी लगी वो बात। इस तरह हम 5 बच्चे थे और आपसे पढ़ते थे। संडे को केवल आप एक वीक में 1 डे क्लास में लेता था, 6 घंटे क्लास लेता था। और 6 घंटे की क्लास में ये नहीं होता था कि बच्चा ये सोच ले कि यार मैं क्लास आज अधूरी लेके चला जाऊं, कभी नहीं जाता था, मुझे ऐसा याद है। अब वो मोटिवेशन की वजह से हो सकता है, वो इंटरेस्ट की वजह से हो सकता है, ठीक है। बाकी कोई विषय को 6 घंटे पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। यद्यपि अपन इस बैच में अपन 2 ही घंटे पढ़ेंगे, बड़े आराम से चलेंगे। बट 3 महीने, क्योंकि मैं लगभग अक्टूबर नवंबर दिसंबर लगभग छुट्टियों पे रहूंगा, तो क्लास का लगभग शेड्यूल ही रहेगा कि कम से कम 4 या 5 दिन अपनी क्लास जरूर रहेगी, ठीक है। इससे पहले जो बैच था उसमें क्लासें इतनी 3 दिन होती थी, कभी 4 दिन हो जाती थी। मैं अभी ज़्यादातर आपकी कंटिन्यूस ही क्लास रहेगी, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2.5 से 3 महीने का मेरा लास्ट प्रयास रहेगा कि 3 महीने में सभी बच्चों को एक बार फ्री कर दूं। तो फ्री करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छा क्या लगता है, अच्छा मतलब आप आउटकम्स क्या आता है। एक कोचिंग के नजरिए से अपन नहीं पढ़ेंगे। मैं पर्सनल बैच चलाता हूं तो मेरा कोचिंग वाला नजरिया भी कहीं नहीं रहता है कि अपन पढ़ाएं तो उस बैच में से अधिकतर बच्चे निकलें। तो वहां वो बच्चे निकलते थे तो उस बच्चे ने एक बात बोली थी कि मैं ग्रेड 3 की तैयारी करना आया सर। मैं पांचू चुरू का रहनिया बच्चा, सरदार सर का, और एकदम ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा है। कोई 5 साल से कोई काम कर रहे हो, कोई 5 साल से कोई काम कर रहे हो, कोई मूंगफली बेच रहे हो और कोई कुछ कर रहे हो, कोई कपड़ा को काम कर रहे हो, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो। तो एक चीज उन 5 ने तय की कि हर दोस्त ने एक दूसरे को कहा कि जो सबसे पहले सिलेक्ट होगा वो दूसरे की मदद करेगा, और सबने तय किया कि जो जहां है उसको छोड़ दें, देखा जाएगा जो होगा। जो जहां है उसको छोड़ दे। अमूमन होता है ना, अपन छोटी छोटी चीजों को पकड़ के रखते हैं। देखो एक मजबूरी अलग चीज होती है। आप में से कोई बच्चे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा कि मना करो, आप करिए, संघर्ष कीजिए उसके साथ, लेकिन उन्होंने तय किया कि यार जो होगा देखा जाएगा। एक बार डेडिकेशन ये है कि सीख कर चलते हैं और तैयारी करते हैं। 1 साल 1.5 साल जितना समय लगेगा, जो भी होगा देखा जाएगा। खराब परिस्थिति के बच्चे थे, छोड़ दिया, तैयारी की, 3rd ग्रेड की तैयारी शुरू करी तो संस्कृत को क्लास लगी, और संस्कृत जगह की नहीं, रेडी ओबी के लिए संस्कृत बड़ी समस्या हुआ, तो बाग ऊपर से जा लगी। विचार क्या लेके आए थे, संस्कृत 3rd ग्रेड यानी रीट की तैयारी करनी है, और रीट की तैयारी करनी है। संस्कृत की क्लास ली हिंदी के बाद में, तो संस्कृत समझ में को नहीं आई, तो विचार डगमगावा लागो कि यार पार प्रतिकूल लगी जी साहब, वो संस्कृत समझ में नहीं आ रही है, तो के कराऊं। तो के करा मतलब दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है। और भर्तियों की एक बहुत कॉमन विशेषता आप नोट करना, 2011 से नोट करना, ग्रेड 3rd ग्रेड 2nd और ग्रेड 1st तीनों समानांतर चलती आ रही हैं। आप आरपीएससी की साइट पे जाके थे पेपर डाउनलोड कर शो की ओल्ड क्वेश्चन पेपर, तो आपको 2015 में 2nd ग्रेड भी दिखेगी, 1st ग्रेड भी दिखेगी, ये 2018 में, 2021-22 में, 23 में, तो आप देखना तीनों भर्तियां साथ चलती हैं। ग्रेड 3rd भी आपके साथ आएगी, ग्रेड 2nd भी आपके साथ आएगी, ग्रेड 1st भी साथ आएगी। तो उन्होंने कहा कि फीस जमा करवा दी, और उन्होंने बोले कि सर मारे समझ मारी को नहीं, ग्रेड 1st की कर लिया मैं। उस बच्चे को ये नहीं पता है 5 को ग्रेड 1st की प्रिपरेशन कैसे होती है, क्या होता है, लेकिन पेपर का तक का नहीं पता है, और उन्होंने ग्रेड 1st की तैयारी शुरू कर दी। अब क्लास में मन होता है, कई बार आप जैसे पहली बार आए तो आपके बगल में कोई बच्चा हो सकता है, लड़की हो सकती है, तो उनको भी ऐसे बच्चे मिलेंगे। उन्होंने कहा कि मैं पिछली भर्ती में 3 नंबर से रही हुई हूँ, मैं 2 नंबर से रही हुई हूँ, मैं वेटिंग लिस्ट में थी। तो आदमी डिमोरलाइज होता है। सिलेक्शन केवल पढ़ाई से नहीं होता है, एक चीज दिमाग में फीड कर लो, सिलेक्शन केवल आपके बहुत मजबूत बैकग्राउंड से नहीं होता है, सिलेक्शन आपके एकेडमी रिकॉर्ड से नहीं होता है। सिलेक्शन में बहुत सारी चीजें योगदान देती हैं। अब कोई बच्चे के बगल में बैठा हुआ बच्चा ये बोल दे, तो उस नए बच्चे का जो पहली बार ग्रेड 1st की प्रिपरेशन कर रहा है, ग्रेड 2nd कर रहा है, तो उसको ये लगेगा यार मैं कैसे कर पाऊंगा, जब ये लोग इतनी साल से कर रहे थे और ये वेटिंग लिस्ट में आए हुए हैं, 2 नंबर से रहे हुए हैं, तो ये तो हमसे बहुत आगे रहेंगे, हम पीछे रहेंगे। ये है अधीनता, इनफीरियरिटी, तो उन बच्चों में आई। लेकिन मेरी क्लास थोड़ी सी मोटिवेशनल ज्यादा होती थी, और मैं नए बच्चों के लिए थोड़ा सा ज्यादा बोलता था कि पुराने बच्चों से मैं मानता था कि नए बच्चे के पास चांस बहुत बड़ा होता है। पुराने बच्चे में आत्मविश्वास बहुत कमजोर होता है, उसको डर रहता है कि मैं 2 बार कर चुका हूं, तीसरी बार करूंगा और असफल हो गया तो मेरी लाइफ खत्म है। लेकिन जो फर्स्ट बार कर रहा है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा गजब का होता है, उसमें जुनून गजब का होता है, और वो लोग बहुत खराब परिस्थिति से आए तो उनके पास खोने को तो कुछ था ही नहीं,
कि जहां थे वहां तो वापस चले जाएंगे। और उन्होंने ग्रेड फेस्ट को पढ़ा साहब, और एकेडमी रिकॉर्ड इतना थर्ड क्लास था कि आप सोच नहीं सकते, और वो पांचों ग्रेड फेस्ट में बने। तो वो मेरे को मिले, मुझे खुद को मतलब उस समय उन्होंने बातें बताई, मुझे पता नहीं था, मैं पहचान ही नहीं पाया इतनी बड़ी क्लास में कौन से बच्चे होते हैं, लेकिन जब उनकी बातें सुनी तो मेरे एक चीज दिमाग में आई कि इंसान कभी भी किसी भी समय अपनी लाइफ को बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है। कि आपके मन में विचार था कि थर्ड ग्रेड की प्रिपरेशन करूंगा, ग्रेड सेकंड ही करूंगा, लेकिन आपके मन में अचानक से आया कि मैं ग्रेड फर्स्ट की क्यों नहीं कर सकता, मैं इसकी क्यों नहीं कर सकता। और फिर सोचने के बाद आपने पूरा समय, पूरी ऊर्जा वहां पे लगा दी। तो यह तय बात है कि चाहे आपके आगे लाखों बच्चे होंगे, उनके टेस्ट में रैंक अच्छी आ रही होगी, उन्होंने कोर्स चाहे पहले कर लिया होगा, वो बच्चा 100% सिलेक्शन लेके जाए। ये बात मेरे उन पांचों बच्चों के सिलेक्शन से ही मेरे समझ में आई। तो मैं पहली चीज आपको इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि लड़ाई कभी भी बेमन से मत लड़ना, क्योंकि बेमन से लड़ोगे तो दो चीजें होती हैं, आधा मन तो भाग रहा है इधर और आधा मन भाग रहा है उधर। एक चीज तय कर लेना कि सर मैं, मेरी सिचुएशन चाहे अब तक बहुत खराब रही है, मैं जहां भी हूं ये हालात है, मेरे सब्जेक्ट का मुझे नॉलेज नहीं है, फर्स्ट पेपर का मुझे नॉलेज नहीं है, बट मैं आ गया एक विचार लेके कि मुझे जयपुर जाना चाहिए और एक साल अपने को देना चाहिए। एक साल 1.5 साल की प्रोसेस आप मान के चलो कि आपकी रहेगी, और इसके त्याग और समर्पण के लिए तैयार रहना। किसी से सवाल पूछना भी मत कि वैकेंसी कब आएगी, कभी भी आए। मैंने सुबह भी टेलीग्राम पे एक इंफॉर्मेशन डाली थी सुरेश ला के कि प्रोसेस है अपने आप समानांतर चल रही हैं, और आपको क्यों दिमाग खपाना है कि कब आएगी, कितनी पदों पे भर्ती आएगी, हमारे सब्जेक्ट की कितनी आऊंगी, जितनी भी आऊंगी आप वास्तविक रूप से क्या उसके लिए तैयार हो क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। और ये मैं ही नहीं कर रहा, मेरा बैच जो चल रहा है उसमें मतलब 200-250 बच्चे होंगे, मैंने पहले दिन उनसे ये सवाल किए, लेकिन हकीकत ईमानदारी की बात की जाए और जब मैं टेस्ट लेता हूं, टॉपिक पढ़ा दिया और पूरा टेस्ट लिया, उसका डिस्कशन हुआ, उसके जो अपना आंसर की जारी करते हैं, तो अफसोस होता है। हम बैठते हैं क्लासरूम में, हम तय करके आ जाते हैं, लेकिन आउटकम्स हमारे वो आ ही नहीं रहे हैं। और उसका रीजन सच में यही है, बैच ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किसी विषय का चुनाव करते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड के साथ जाते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने मन के साथ ये लड़ाई लड़ रहे हो। तो लड़ाई तभी लड़ना और तभी उतरना जब आपका पूरा व्यक्तित्व, पूरा मन एक आवाज में ये कह रहा है कि मुझे इसके साथ जाना चाहिए और मैं इसकी करूंगा। 100% सक्सेस आएगी। चाहे तुम विषय का चुनाव कर लेना, चाहे तुम कोई कोचिंग का चुनाव कर लेना, कोई टीचर का चुनाव कर लेना कि सर मन था से पढ़ना है, तो मेरे से पढ़ने को मतलब दिमाग में एक ही विचार आना चाहिए कि सर से पढ़ेंगे, बाकी दूसरी जगह अपने को देखने की जरूरत नहीं है, कंप्लीटली डेडिकेटेड होके पढ़ेंगे। फिर दूसरा मन नहीं आना चाहिए, दूसरा विचार नहीं आना चाहिए, ये मन में नहीं आना चाहिए कि सर ने पढ़ाया वहां से प्रश्न नहीं आया तो क्या होगा, ये आना ही नहीं चाहिए। वही चीजें, जब विषय का चुनाव कर लिया, किताब का चुनाव कर लिया, तो कंप्लीटली डेडिकेटेड हो जाओ, पूरा मन आपका वहीं केंद्रित होना चाहिए। यानी ये नहीं है कि आधा यहां भाग रहा और आधा वहां भाग रहा। लड़ाई मन से लड़नी है, बेमन से लड़ाई मत लड़ना। जैसे महाभारत युद्ध में दुर्योधन लड़ रहा था, वो मन से लड़ रहा था, और अर्जुन जो लड़ रहा था वो किस लड़ से था, बेमन। ये तो श्री कृष्ण जी थे, इन्होंने उसके बेमन को किसने बना दिया, मन में बना दिया। बाकी पांडव जो है वो हारते 100% इतना मान के चलते, क्योंकि वो उनमें जो जोश उत्साह था वो गजब का था, क्योंकि वो मरने के लिए तैयार थे, मारने को तैयार। अर्जुन कॉन्फ्लिक्ट के साथ जी रहा। तो कॉन्फ्लिक्ट मत रखना, पहली चीज। कई बार विचारहीनता बहुत अच्छी स्थिति होती है, और हम जिस स्थिति में हमारे अंदर विचार बहुत आते हैं, आप सब विचार युक्त हो, इतने विचार चलते हैं, पूरे दिन आपके अंदर विचार बदलते हैं। कोई साथ वाले ने कह दिया कि यार यह किताब ज्यादा बढ़िया है, तो आपके पास जो किताब होती है आपका उसके ऊपर विश्वास हो जाता है, यार ये जो कह रही है शायद वो किताब लेके आ जाऊं, क्या पता वहां से बढ़िया। तो कई बार पढ़ाई में विचार युक्त होना खतरनाक हो जाता है। विचारहीनता में मानता हूं कि ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि मेरे पास यही विकल्प है और मुझे इसको सर्वश्रेष्ठ बनाना है। तो आप जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो मन से करना, पहली बात। नंबर 2 पे कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, ये सवाल मैंने बहुत बार लोगों को बताया, आपके साथ भी मैं चर्चा कर रहा हूं। परिणाम क्या आएगा मुझे नहीं पता, आउटकम्स क्या आएंगे मुझे नहीं पता, ये आपके ऊपर डिपेंड है। कोई नहीं जानता इस चीज को कि हमारे आउटकम क्या होंगे,
हम मेहनत सब करते हैं बट आउटकम्स सही आए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन परिणाम डिपेंड करता है प्रक्रिया पर, डिपेंड करता है प्रोसेस पर। सबसे इंपॉर्टेंट जो कड़ी है आप सिलेक्शन की, क्या है? प्रोसेस। आप में से जयपुर आए हुए आपको 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने हो गए होंगे। आपने सब्जेक्ट भी ज्वाइन कर रहा होगा, कई बच्चों को साल भर हो। आप में से कई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं उन्हें सिलेबस को एक बार रिवाइज कर लिया। कोई बच्चा है ऐसा, बार रिवाइज अपने सब्जेक्ट के सिलेबस एक बार? 4, 5, 6 बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। अब बाकी बच्चों में नेगेटिविटी आ जाएगी, रो यार 6 तो पढ़ लियो, यहां तो अभी तो ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि सर एम और करना भी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि चीजों जब आए हो तो करना चाहिए। और सिलेक्शन का सिंपल प्रोसेस मैंने आपको पहले ही बताया है, 5 बार रिवीजन होना चाहिए उस विषय का जिससे आप स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड बनना चाहते। रिवीजन ही सब कुछ है। आपके पास कंटेंट दुनिया भर का उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए कि मुझे कैसे पढ़ना है। ये चीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, प्रक्रिया को फॉलो करना। किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बार बार इस चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूं। प्रोसेस को ढंग से फॉलो नहीं किया, प्रॉब्लम्स आएंगी, चाहे कितनी मेहनत कर लेना, आउटकम्स नहीं आएंगे। वो टाइम गया जब आप 24 घंटे से 18 घंटे पढ़ लेते थे, सिलेक्शन हो जाते थे। अब चाहे 5 घंटे पढ़ना, लेकिन ये 5 घंटे किसके साथ चलना? प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस कोई बता सकता है? उसको बोल क्या करना, क्या साथ में प्लानिंग के साथ कोई चीज को अपन करें। अब प्लानिंग क्या होती है? देखो ये चीजें सब पता है आपको, सबको ये बातें पता है कि सर प्लानिंग के साथ करना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ करना चाहिए, एक डेडलाइन के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, एक सब्जेक्ट की एक ही किताब को 20 बार रिवाइज करना चाहिए, PYQ हमें जरूर हल करने चाहिए। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिन्होंने ये बातें सुनी नहीं है। अलग अलग टीचर सबने सुन रखी हैं, फॉलो कितने लोगों ने किया? करते नहीं हम, एक्शन लाइफ में आते ही नहीं है। नॉलेज भरे पड़े हो आप, थारे से थारो रूममेट नए आयो है और वो पूछे कि दीदी मुझे बताओ ना कि तैयारी कैसे करें। दीदी अतो ज्ञान देगी, देख ऐया करिए ऐया करिए, और दीदी 3 साल से धक्का ही खा रही है। और बिन ऐ को ज्ञान दियो, बिना लगे दीदी तो बहुत नॉलेज वाली है भाई रे, बहुत बढ़िया बढ़िया बात बता। दीदी को ये बात पता थी पर दीदी ने आज तक उनको फॉलो। इंपॉर्टेंट चीज ये है प्लानिंग प्रोसेस में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो विचार तुम्हें लगता है कि ये सबसे बेस्ट विचार है, उसको वास्तविक धरातल के ऊपर क्रियान्वित। समझ में आ गई बात? क्रियान्वित नहीं करते हो तो ये चीजें मैंने कहा हर बच्चे को पता है। सिलेक्शन आप सबको पता है, एक भर्ती प्रक्रिया में 1% बच्चों का सिलेक्शन। मेरे एक ऑफलाइन ओल्ड बैच के बच्चों को मैंने एक बात बताई थी, जयपुर में इंस्टीट्यूट चल रहा है और डायरेक्टर मेरे मित्र हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि धीर सिंह जी हमारे 3 बैच हैं वो हम आपसे पढ़ाना चाहते हैं। इसलिए पढ़ाना चाहते हैं कि हमें उस बैचों में से रैंक देनी है, सिलेक्शन देना है, कि हम रैंक देना चाहते हैं। 3 बैच हैं, उनको आप पढ़ाओ, कैसे भी टाइम निकालो, कैसे भी मैंने भी करना है। हमारा ये कि उसमें से अधिकतर सिलेक्शन हो। मुझे अंदर ही अंदर ये जरूरत था कि कोई व्यक्ति किसी को बना सकता है, बना सकता, किसी को भ्रम हो कि मेरा बैच ज्वाइन करने से या मेरे मोटिवेशन से आप बन जाओ, बनोगे। मैं अच्छा पढ़ा सकता हूं, मैं समझा भी सकता हूं, प्रोसेस ही बता दूंगा। अब उनका कहीं ना कहीं विश्वास था, उन्होंने मेरे को बात बोली कि सर ये बैचेज आप हमारे जरूर करो, करवाने चाहिए। उनका अपना एक उद्देश्य हो सकता है, क्या उद्देश्य हो सकता है, बट उनका था कि आपको करवाना चाहिए। मैं आपको क्या, 3 बैच नहीं, पता नहीं हर कोचिंग में हजारों बैच ऐसे चल रहे होंगे, और कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ये चाहता है कि वो बच्चों में से रैंक दे, लेकिन क्या उस बैच में से रैंक आएगी क्या? समझ रहे हो आप? वो चाहे पूरी जी जान लगा दें फिर भी आएगी, कोई नहीं जानता। किस पे डिपेंड करता है? वो आप पे डिपेंड करता है। हो सकता है आप इतने सारे बच्चे बैठे हो, संस्कृत शिक्षा विभाग की नवंबर दिसंबर में एग्जाम है,
और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि 2 महीने आपके पास, 2.5 महीने आपने बहुत पढ़ाई की है, 2-2.5 महीने थोड़ा सा व्यवस्थित होकर और आप उस एग्जाम की पूरी प्लानिंग करके और रियल में क्रियान्वित कर दो ना, हो सकता है आपसे किसी भी कोचिंग में नहीं, आपकी अंडर 10 में रैंक आ सकती है संस्कृत शिक्षा विभाग में, जहां पोस्टें 20, 50, 100 हैं। क्यों बोल रहा हूं, चाहे आपने किसी भी टीचर से नहीं पढ़ा हो फिर भी ला सकते हो। लेकिन रियल में चीजें कब होती हैं, जो वास्तव में हम उनको क्या करते हैं, क्रियान्वित। सोचना, पढ़ना, सुझाव देना, सुनना, ये बड़ी आसान बातें हैं। एम आपका है, आप में से कितने बच्चे वास्तविक धरातल पे क्रियान्वित करते हैं, उस पर डिपेंड। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजी आप लोग पढ़ने आए हैं, ठीक है। अब साइकोलॉजी पढ़ने आए हैं तो आपका उस विषय के प्रति नजरिया बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं साइकोलॉजी में सर मेरे को 20 में से 20% सही होने चाहिए, संस्कृत शिक्षा विभाग में साइकोलॉजी के 30% आ रहे हैं तो ये मेरे यहाँ 28 कम से कम सही होने चाहिए। कैसे सही हो सकता, कैसे हो सकता, प्रोसेस का हिस्सा है। मैं जिस विषय को पढ़ने आया हूं उस विषय के बारे में मुझे पूरा नॉलेज होना चाहिए, इस विषय की प्रकृति कैसी है। मैंने ज्योग्राफी को चुन लिया, मैंने हिस्ट्री को चुन लिया, मैंने पॉलिटी को चुन लिया, मैंने सोशोलॉजी को चुन लिया, मैंने एसएसटी को चुन लिया, मैंने साइंस को क्यों चुना मैंने, और चुना तो मैं उनमें बेहतरीन कैसे ला सकता हूं। उस विषय की प्रकृति का तुम्हें नॉलेज नहीं है तो तुम बहुत बढ़िया नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, बहुत बढ़िया नहीं कर सकते, बहुत बढ़िया नहीं कर सकते। साइकोलॉजी के बारे में आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है, लगभग ने पढ़ रखा है। मनोविज्ञान कितने बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, हाथ ऊंचे कर। बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, तो पहले कभी पढ़ा नहीं आपने। 50% बच्चे आप में से ऐसे हैं जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ा है, फिर भी आपके टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आते हैं। क्या आपने सोचा है क्यों, आपने वो विषय ले रखा, उसमें अच्छे नंबर क्यों नहीं आते हैं, कभी सोचा क्या आपने, मतलब घर पे जाके कभी वर्क किया क्या इस चीज के ऊपर, कि मैंने पेपर दिया 30 में से मेरे 15% सही हुए और आपने पेपर को रख दिया ऐसा कैसा। कितने बच्चे ऐसे हैं आप में से जो पेपर देने के बाद और उस पेपर के ऊपर पूरा काला पीला कर देते हैं और वहां निष्कर्ष के रूप में अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं। ईमानदारी से हाथ ऊंचे करो, पेपर देने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, कितने बच्चे हैं, ईमानदारी से कर देना। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके हाथ ऊंचा और नहीं करने से, कि रियल फर्क पड़ेगा जिस दिन तुम्हारा वहां नंबर आ जाएगा। समझ रहे हो ना आप, 1-2 बच्चों ने हाथ ऊंचा और आप में से सब बच्चों ने कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर, कहीं ना कहीं 20-20, 25-25 हजार रुपए आप दे रहे हो, बड़ी बड़ी भीड़ में आप जा रहे हो जहां सांस सांस तक लेने में दिक्कत होती है, कर रहे हो आप सब। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कंप्लीट भीड़ है। आप यहां जितने बच्चे हैं वो भी भीड़ का हिस्सा हो, आप में कोई डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट तब होता जब आपने एक पेपर हल किया और पेपर हल करने के बाद आप उसकी रिपोर्ट तैयार करते कि सच में मुझे ये प्रश्न क्यों नहीं आए, कितने प्रश्न थे जो मैंने पहली बार पढ़े, जो मैंने पढ़ा था कंटेंट उससे बाहर थे, कितने 5 प्रश्न ऐसे थे जो जिनमें समझने में दिक्कत हुई और कितने प्रश्न ऐसे थे जो मैं जल्दबाजी में गलत करके। रिपोर्ट तुम तैयार कर अगला टेस्ट देने जाते तो दिमाग में ये फीडबैक लेके जाते कि यार ये गलतियां मुझे। तीसरे, चौथे या 5वें टेस्ट तक आता आता बच्चा इतना कॉन्फिडेंट हो जाता और इतनी प्रोसेस के बारे में उसकी क्लैरिटी आ जाती है कि वो जब भी टेस्ट देने जाएगा ना, ये जो गलतियां ना वो लास्ट में जाके 1 या 2 तक ठहर जाएगी। मतलब वो बच्चा सिलेक्शन ओरिएंटेड स्टडी कर, क्या कर रहा है, सिलेक्शन ओरिएंटेड स्टडी कर, यही तो स्टडी है, ये हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम उसी भीड़ का हिस्सा हैं, उसी भीड़ का तो हिस्सा है हम लोग। चाय पीते हैं, अनावश्यक बातें करके उठ जाते हैं, तुम्हारे कितने नंबर आए, क्या हुआ। हम रियल में जहां हमें वर्क करना चाहिए वहां आप में से कोई बच्चा वर्क नहीं कर। एक बार इस प्रोसेस को अपना के देखना और फिर आप ये कहना सर 1 साल बाद, 1.5 साल बाद अगली भर्ती में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, मेरा बैच मत ज्वाइन कर जाएगा आपको, लेकिन ये काम आपको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे आप, मेरे बताने के बाद भी नहीं करेंगे, फिर बोल रहा हूं, ये पुराने बैच के बच्चों को ये बात मैंने बोली है, लेकिन मजाल है कि जिन्होंने
ढर्रे में चल जीने वाले लोग अपन, उसी ढर्रे में जिएंगे अपन लोग। चल रहा है चलने दो, नया कुछ नहीं कर सकते, परिवर्तन कुछ नहीं कर सकते, और जब परिवर्तन नहीं करते हैं तो एक एक पॉइंट पे काम होता है। मॉडल निकलने के बाद उसका फीडबैक लिया जाता है, फीडबैक लेने के बाद उसको सुधारा जाता है, और ये देखा जाता है कि आने वाले टाइम की डिमांड क्या है। तब ये 16 प्रो आपके सामने आता है, और आप में से कई लोगों का ड्रीम होता है, सर ये लक्ष्य है कि 16 मेरे पास होना चाहिए। क्या 16 तक पहुंचने वाली प्रक्रिया हमने अपनाई है क्या? नहीं अपना रहे। फिर आप, मैं तो आपको एक टारगेट दे रहा हूं आज के इस सेशन से, कि आपके पास मैं 16 प्रो या मैक्स देखना चाहता हूं, और किसी का गिफ्ट दिया हुआ नहीं देखना चाहता। आपकी मेहनत की कमाई से होना चाहिए, उस तक पहुंचने का रास्ता खोज लो। 100% तुम बहुत बेहतर बन जाओ। और तुम अभी भी इस बात पे बैठे हो कि गुरुजी मान तो कोई ना कोई मिलेगो, मां को जैडो जावगो, वो देखो कटाऊं कटाऊं 6 दिन मजदूरी करनी पड़ा, वो देख ही जागो। मान के चलना, अपना आत्मसम्मान हमेशा किसी की गिरवी रख के जिंदगी जियो। बात कर रहा हूं उसकी गहराई तक जा, पढ़ा नहीं रहा मैं आज आपको, बातें ही बता रहा हूं, ज्ञान की बात ही बता। ज्ञान की बात कितनी अप्लाई करोगा थार पर। चौथी और अंतिम मोटिवेशन की बात, फिर मैं विषय के ऊपर थोड़ी चर्चा करूंगा, सिलेबस पे पूरा समझाऊंगा आपको। आप किसी भी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एक आउटलाइन लेके आज की क्लास में से जाएंगे। किसी मैराथन में हम भाग ले रहे हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, समझ रहे हैं आप? एक 800 मीटर में भाग लेने वाला धावक और 100 मीटर की दौड़ में भाग लेने वाला धावक, दोनों की प्रक्रिया एक रहेगी या डिफरेंट? क्यों डिफरेंट क्यों होगी? दौड़ तो है ही, डिफरेंट क्यों होगी? उसमें दूरी ज्यादा है, वहां आपको बहुत पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, और वहां आपको अंतिम समय में सबसे अधिक शक्ति की जरूरत पड़ेगी। आप जब जयपुर आते हैं या मेरा बैच ज्वाइन करते हैं, तो मैंने आपकी एटीट्यूड को देखा है। सर फोड़ देंगे एक बार, देखियो 16 प्रो 100%। सर अगले शिक्षक दिवस पे पेन लेने आ रहे हैं, मैंने देखे हैं ये डायलॉग बाजी, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे, और जाते ही दीवार पे लिख डालेंगे 16 टारगेट 16 प्रो। रूम वालों कहते हुए रहने दे। जब इंस्टा पे अपन रील देखने लग जाते हैं, उसी समय 16 प्रो का जो विचार था, सपना था, वहीं क्या हो जाता है, मर जाता है, कमजोर हो जाता है। तो 100 मीटर और 800 मीटर का उदाहरण मैंने इसलिए दिया, तुम्हारी दौड़ कैसी है, तुम्हें रणनीति वैसी ही अपनानी पड़ेगी। 100 मीटर में आपको शुरुआत में ही पूरा जोर लगाना है, समझ गए ना आप? और आप जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो, वहां आपको एक बहुत व्यवस्थित तरीके से चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम 10 दिन बहुत जोश के साथ पढ़ लिए और उसके बाद तुम ढीले पड़ गए तो तुम स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड टीचर नहीं बन सकते। ये तुम्हारी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। 800 मीटर दौड़ तुम दौड़ने जा रहे हो, तुम्हें साल भर आराम से लगेगा। तो साल भर लगेगा तो ये नहीं है कि तुम एक दिन बहुत मोटिवेटेड हो गए और तुमने एक दिन 4 चैप्टर पढ़ लिए और दूसरे दिन तुम आधा चैप्टर पढ़ पाए। ये दौड़ कभी नहीं जीती जाएगी। आप बहुत व्यवस्थित तरीके से चलिए, बड़े आराम से चलिए। आज केवल प्लानिंग बनाइए कि मैं सर ग्रेड फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहा हूं, फर्स्ट पेपर का ये रोल है, सेकंड पेपर का ये रोल है, सेकंड ग्रेड में फर्स्ट पेपर का ये रोल है, सेकंड पेपर का ये रोल है। यहां मेरी विषय किताबों की सूची ये रहेगी, यहां मुझे ऑनलाइन कोर्स इसका लेना है, ऑफलाइन इसका लेना है, इसके पास पढ़ना है, इसके पास नहीं पढ़ना है। ये मुझे टेस्ट सीरीज मुझे लगता है कि मार्केट में सबसे बेस्ट है, मुझे ज्वाइन करनी है। इन सबको करने के बाद 1 घंटा मेरा खुद का आत्ममूल्यांकन का रहेगा। ये सब चीजें करोगे तब जाके वो 800 मीटर वाली आप मैराथन जीत, नहीं तो
नहीं जीत पाओगे। तो सिंपल सी बात याद रखना कि मैं किसकी प्रिपरेशन कर रहा हूं, कितना टाइम मुझे लगेगा और इस मार्ग में मेरे सामने क्या क्या चुनौतियां आएंगी और इन चुनौतियों से मुझे कैसे हैंडल करना है। ये सब चीजें तुम्हारे दिल और दिमाग में होंगी तो तुम इस दौड़ को जीत जाओगे, अन्यथा नहीं जीत। साइकोलॉजी के सिलेबस को समझिएगा थोड़ा सा। ग्रेड फेस्ट जब आप पढ़ते हैं, मैंने एक अभी 2 दिन पहले टेलीग्राम पे डाला था, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जो सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहे हैं उनको तक नहीं पता है, ये नियम किसी के पास है ही नहीं। ये 2024 में संशोधन है, मैंने भेजे थे आपको शिक्षा रूल, और शिक्षा रूल में ग्रेड फेस्ट में सिलेबस का चेंज क्या है मैंने बताया था टेलीग्राम पे, मैं दोबारा बता रहा हूं। आपके संस्कृत शिक्षा विभाग में 30 प्रश्न आएंगे 60 नंबर के। समझ में आ गई बात? जो पुराना पैटर्न था सेम वैसा का वैसा रखा गया, वही सेम टॉपिक आपके सिलेबस में रखे गए। जो आपकी लास्ट ग्रेड फेस्ट का पेपर एग्जाम पैटर्न था वो था जिसमें 40 नंबर का पार्ट पूछा गया, 20% 3 यूनिट में डिवाइडेड थे। पहली यूनिट में प्योर साइकोलॉजी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड यूनिट में आपकी पेडागोजी है, बहुत जनरल टॉपिक है, जो टीचिंग मेथड के टॉपिक हैं वो यहां पे हैं। और थर्ड पार्ट में आपकी आईसीटी है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रणाली उपागम और कंप्यूटर शिक्षक के रूप में, कि आपको 11th 12th में जब कंप्यूटर की क्या भूमिका हो सकती है, तो आईसीटी वाला सीएल और सीआई टॉपिक है। अब जो नया सर्विस रूल है उसमें चेंज ये किया गया है, संस्कृत शिक्षा विभाग सेम पुराने रूल से होगी, कि आपकी जो फर्स्ट यूनिट है जहां साइकोलॉजी आती है वो आपकी आएगी फर्स्ट पेपर में। यानी फर्स्ट पेपर बहुत हार्ड हो चुका, 40% की अनिवार्यता वही रखी गई है सेम, कोई दिमाग में कंफ्यूजन मत रखना। मेरे पिछले सेशन में स्पेशल बैच के ऐसे बच्चे थे ज्योग्राफी के, जिनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर थे, लेकिन फर्स्ट पेपर में नंबरों की वजह से वो स्कूल व्याख्याता नहीं बन पाए। मतलब फर्स्ट पेपर का उतना ही वेटेज है जितना सेकंड पेपर का है, क्योंकि फर्स्ट पेपर आर्ट्स के बच्चों के लिए चैलेंज रहेगा। अब साइकोलॉजी भी वहां आ रही है, स्कूल मैनेजमेंट भी वहां पे आ रहा है, मैथ रीजनिंग भी आ रही है, साइंस भी आ रही है, इंग्लिश भी आ रही है, हिंदी भी आ रही है, और इतिहास कला संस्कृति का बहुत बड़ा सिलेबस है, साधारण सिलेबस नहीं है। राजव्यवस्था आपको पढ़नी है, ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, तो फर्स्ट पेपर की रणनीति भी आपकी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए जितनी आपकी सब्जेक्ट की हो। सेकंड और थर्ड यूनिट यानी कि 20% कम से कम वो आपके आएंगे सब्जेक्ट के साथ साइकोलॉजी, जो पेडागोजी और आईसीटी वाली यूनिट, वो क्लियरली उन रूल्स में लिखा गया है, इसलिए मैंने आपको फाइल भेजी थी, कोई कंफ्यूजन मत रखना। यानी आपको एज इट इज वही सिलेबस कंप्लीटली पढ़ना है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है यदि आप स्कूल व्याख्याता बनना चाहो। सेकंड ग्रेड का जो साइकोलॉजी का सिलेबस है वो प्योर एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है। मतलब आपको किसी भी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो, यदि आप सेकंड ग्रेड का मनोविज्ञान पढ़ लेते हो तो एक प्रकार से आपका रेट का मनोविज्ञान, ग्रेड थर्ड का मनोविज्ञान, DSSB का मनोविज्ञान, KVS का मनोविज्ञान, सीटेट का मनोविज्ञान सब आपके तैयार हो जाते हैं। मतलब सेकंड ग्रेड में ओरिजिनल प्योर एजुकेशनल साइकोलॉजी के टॉपिक हैं, जितने होने चाहिए वो सब है। ग्रेड फर्स्ट में साइकोलॉजी के 5 टॉपिक पढ़ने हैं, जो बड़े टॉपिक हैं वही डाले। वहां आपको 8 से 9 टॉपिक पढ़ना है, अभी बताऊंगा मैं। यदि रीट का यदि आप में से कोई बच्चा कर रहा है तो उसको साइकोलॉजी ग्रेड सेकंड वाली पूरी पढ़नी है, बस एक एक्स्ट्रा यूनिट उसको पढ़नी पड़ती है। RT 2009 जो ग्रेड फर्स्ट के बच्चों को भी पढ़ना है, NCF 2005, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो ग्रेड फर्स्ट में भी पेडागोजी में संस्कृत विषय भाग वाले में आएगी, वो रिट में भी आती है। एक्शन रिसर्च जो केवल रिट और सीटेट में आता है, और मापन मूल्यांकन, ये 5 टॉपिक आपको स्पेशली रिट और ग्रेड थर्ड के लिए तो वहां आपको जो थोड़ा सा मामूली सा अंतर है तीनों के सिलेबस में, ये निश्चित रूप से है ग्रेड फर्स्ट की साइकोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है। मतलब केवल जो साइकोलॉजी के टॉपिक हैं वो मैं कॉमनली आप लोगों को साथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि उनमें कोई डिफरेंस नहीं है और मैं अच्छे लेवल से ही पढ़ाऊंगा। ये ओल्ड बैच के बच्चे जानते हैं, मैं एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो उसमें दिल से पढ़ाऊंगा, उसमें ये नहीं होगा कि भाई ऐसे भागा दौड़ कर ली अपन ने, बड़े आराम से रिलैक्स होके पढ़ेंगे अपन। आपको समझ में आना चाहिए, क्लास लेने के बाद ये लगना चाहिए क्या मैंने क्लास ली है सर मुझे। तो कुछ टॉपिक मैं कॉमन पढ़ाऊंगा, उसके बाद ग्रेड फर्स्ट को मैं अलग कर दूंगा, ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड के जो बच्चे हैं वो साथ ही रहेंगे, क्योंकि उनका कॉमन पार्ट है, वो कॉमन ही चलेगा। अब देखना साइकोलॉजी की अपन बात करें, पूरे सिलेबस की मैं एक बार दोबारा चर्चा करूं, एक एक टॉपिक पे हल्का हल्का आपको बताऊं।
पहला टॉपिक आता है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये आपको सबको पढ़ना पड़ता है। ये पहला फर्स्ट टॉपिक है और ये बहुत बेसिक टॉपिक है, शिक्षा मनोविज्ञान। अब हर चीज आपको समझनी है। यहाँ पढ़ने को अपन बहुत सारा कंटेंट पढ़ सकते हैं और इसमें अपन पढ़ने को अपन यहाँ 5 पेज में भी इतना मैटर पढ़ सकते हैं कि इससे बाहर प्रश्न नहीं आए। बस सिंपल सा तरीका जो मेरे दिमाग में चलेगा वो आपको भी अपनाना है। कोई भी टीचर हो सकता है वो अपना बेस्ट दे, लेकिन जरूरी नहीं वो अपना बेस्ट दे। आपका अवेयर रहना बहुत जरूरी है। शिक्षा मनोविज्ञान के लास्ट के 3 साल के पेपर देखोगे, उससे आपको इस टॉपिक का पूरा आइडिया लग जाएगा यहां से प्रश्न कैसे आ रहा है। पहले की साइकोलॉजी थोड़ी अलग आती थी, लेकिन 2023 में जो भी पेपर हुए हैं, 2022 ग्रेड फर्स्ट के पेपर हुए हैं, 23 संस्कृत इसके आपके सेकेंडरी पेपर हुए हैं, उनसे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि साइकोलॉजी में जो प्रश्न पूछे गए हैं, थोड़ी सी उनकी भाषा अप्लाइड बनाई गई है, थोड़ी सी उनकी भाषा जटिल बनाई गई है, और थोड़ी सी इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। यदि आपको पूरा बिंदु याद है तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। मतलब ये प्रश्न आने लग गए कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो वहां 4 कथन 5 कथन दिए होंगे, फिर ए बी सी डी कौन सा, तो आपको पूरा नॉलेज है तो आपका आंसर सही होगा, अन्यथा आपका आंसर सही नहीं होगा। तो ये टॉपिक आपके सभी में आता है, तो मैं सभी बच्चों को कॉमनली ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। इजी सा टॉपिक है। ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड दोनों में यहां से 2-2 प्रश्न आते हैं। कहां से प्रश्न आते हैं, कौन से बिंदु को ज्यादा वेटेज देना है, कौन से बिंदु को आपको इग्नोर करना है, पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा। लेकिन उस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कहां से प्रश्न आते हैं, वो सब चर्चा मैं टॉपिक पढ़ाने के साथ करूं। दूसरा टॉपिक आपका विकास आता है। ये रिट में भी है, ग्रेड सेकंड में भी है और ग्रेड फर्स्ट में भी। केवल इतना सा बन जाता है कि जब ग्रेड फर्स्ट में आप पढ़ते हो तो आपको थोड़ा सीमित रूप में पढ़ना पड़ता है, मतलब आपके विकास के पहलू कम हो जाते हैं। ग्रेड सेकंड में भी यही है, लेकिन जब रिट में इस टॉपिक को पढ़ते हो तो वहां विकास के पहलू आपके ज्यादा हो जाते हैं, यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास के अलावा आपको भाषात्मक और गामक विकास भी पढ़ना पड़ता है। मतलब रिट का सिलेबस आप ये मान के चलिए कि साइकोलॉजी कंप्लीट है, और जो टॉपिक है उसमें भी उनकी संपूर्णता निहित है, यानी आपको पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ता है। ये दूसरा टॉपिक है जो आपको तीनों ही ग्रेड में पढ़ना है, ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड, और दोनों में प्रश्नों का जो लेवल है, लगभग ग्रेड सेकंड में भी लगभग 3 प्रश्न आते हैं, ग्रेड फर्स्ट में हो सकता है 4 से 5 प्रश्न यहाँ पे आ जाए, क्योंकि आपके जो है वो सेंटर बिंदु होती है, वो किशोर अवस्था होती है, टीनेज होती है, तो अपन उसी को ध्यान में रखते हुए कंप्लीटली पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक लर्निंग अधिगम। ये सबसे गजब टॉपिक है और मैं सबसे पहले इसको पढ़ाता हूं, इसलिए पढ़ाता हूं कि वो सबसे कठिन टॉपिक है, सबसे हार्ड टॉपिक है। लेकिन मुझे ये पता होता है कि ये टॉपिक हार्ड सबसे है, लेकिन ये क्लास लेने के बाद आपको ये फील होगा कि सबसे इजी टॉपिक सर अधिगम है, क्योंकि हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कई घंटे पढ़ेंगे अपन, एक एक कॉन्सेप्ट पे अपन चर्चा करेंगे, और सबसे अधिक समझने वाला यदि कोई टॉपिक है तो वो यही है। और इसका समझना मतलब आपके बाकी टॉपिक का बेस तैयार करेगा। तो इससे ही मैं स्टार्ट करूंगा और बहुत आराम से रिलैक्स रूप से पढ़ेंगे। आप खुद क्लास में फील करेंगे कि हाँ, अधिगम को बताया कठिन गया, बट यदि इसको समझने की कोशिश की जाए तो बहुत आसान टॉपिक है और बहुत प्रैक्टिकल है, आपके रियल लाइफ से रिलेवेंट है। बहुत सारी चीजें आप ऐसी सीख के जाओगे जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। चौथा टॉपिक है आपका मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। ये यद्यपि शुरुआत में ग्रेड फर्स्ट में इसमें प्रश्न आए हैं, बट अब नहीं आते। ये केवल ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड में है, तो ग्रेड फर्स्ट के बच्चों को नहीं पढ़ना होता। फिर पांचवा टॉपिक आता है पर्सनैलिटी। ये भी ग्रेड फर्स्ट के बच्चों को नहीं पढ़ना होता है, केवल ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड और रिट के बच्चों को ये पढ़ना होता है। उसके बाद आता है समायोजन, एडजस्टमेंट। ये टॉपिक सभी में आता है और ये बहुत समझने वाला टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टॉपिक है। कुछ भी रटना नहीं है इसमें, अधिगम और इसमें केवल चीजों को समझना है कि कैसे प्रश्न आएंगे और कहां लैंग्वेज चेंज हो सकती है, वो पूरा मैं समझा दूंगा। ये अच्छा टॉपिक है, ग्रेड फर्स्ट में भी आता है, ग्रेड सेकंड में भी आता है, ग्रेड थर्ड में भी आता है। उसके बाद आता है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, ये स्पेशली रिट में भी आता है और ग्रेड फर्स्ट में भी आता है। यद्यपि ग्रेड सेकंड के सिलेबस में इसका कहीं जिक्र नहीं होता, लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। 2 फायदे होते हैं इस टॉपिक को पढ़ने से। एक तो खुद का मेंटल हेल्थ सुधरता है और आपको भी पता चलता है कि हम सब मानसिक बीमार हैं। इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि सर, हम अब तक अपने आप को सही मानते थे, लेकिन आज पहली बार पता चला है कि हम भी मानसिक रोगी हैं किसी न किसी रूप में, और मेंटल हेल्थ को अपन कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो ये अच्छा टॉपिक है, स्पेशली ये ग्रेड फर्स्ट और रिट में आता है, लेकिन मैं सभी बच्चों को पढ़ाऊंगा क्योंकि सभी के लिए प्रासंगिक टॉपिक। उसके बाद आता है बुद्धि,
इंटेलिजेंस, ये तीनों में आता है, लेकिन ग्रेड फर्स्ट में लास्ट जो सिलेबस चेंज हुआ था आपका, वहां बुद्धि को हटा दिया गया है और केवल क्या रखा गया है, सवेंगात्म बुद्धि, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस ही पढ़ना होता है ग्रेड फर्स्ट के बच्चों को। बाकी ग्रेड थर्ड, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, बाकी जो ग्रेड है उनमें आपको ईक्यू भी पढ़ना पड़ता है और आईक्यू भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन ग्रेड फर्स्ट में केवल और केवल किस फोकस करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिक विभिन्नताएं, जो भी ओल्ड बैच में चल रहा है ये टॉपिक ग्रेड फर्स्ट में नहीं आता, केवल ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड और रीट एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में, DSSB में, KVS में, NVS में, इन सब में ये टॉपिक आता है। बाकी केवल ग्रेड फर्स्ट में आपके नहीं आता। इसमें अपन बच्चों के बारे में पढ़ते हैं, जितने बच्चे हैं, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, पिछड़े बालक, क्रिएटिव बालक, ठीक है, बाल अपराधी बालक, समस्याग्रस्त बालक, ये सब इसके अंतर्गत पढ़ता है। मेन सिलेबस तो साइकोलॉजी ए टॉपिक मेन हो है। अब इतने टॉपिक यदि आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिए, शिक्षा मनोविज्ञान आपका तैयार। इसके साथ छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, जैसे रुचि है, आदत है, अभिवर्ती है, अभियोग्यता है, सामाजिक कौशल है, चिंतन है, संवेदना है, प्रत्यक्षीकरण है, अटेंशन है। ये कुछ मानसिक क्रियाएं, छोटे टॉपिक होते हैं जो किसी भी सिलेबस में दिए हुए नहीं होते हैं, लेकिन वो एग्जाम पैटर्न में शामिल होते हैं और सबको हल्का हल्का इन टॉपिक्स को सभी को देखना चाहिए। तो वो टॉपिक मैं अलग से लास्ट में पढ़ाता हूं। ये पूरा साइकोलॉजी का सिलेबस जो ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, रीट और ग्रेड फर्स्ट पढ़, वैसे ग्रेड फर्स्ट के लिए सिलेक्टेड टॉपिक हो जाएंगे, बाकी ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड और रीट के बच्चों को कंप्लीटली। उसके बाद आता है ग्रेड फर्स्ट की सेकंड और थर्ड यूनिट। सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना पड़ता है शिक्षण प्रतिमान, जो मैंने अभी पुराने बैच के बच्चों को पढ़ाया नहीं है, इस वीक में स्टार्ट में करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नया टॉपिक होता है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों के लिए, बट प्रश्न बहुत आते हैं। शिक्षण प्रतिमान के साथ दूसरा टॉपिक आता है शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग एड, जो आपके ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, रीट, KVS, NVS, EMRS, जितने भी एग्जाम्स होते हैं बाहर सेंट्रल लेवल की, सब में ये टॉपिक आता है टीचिंग लर्निंग एड क्या होता है। तो ये टॉपिक सभी के लिए प्रासंगिक है, लेकिन सिलेबस में केवल ग्रेड फर्स्ट में डाल रखा है साइकोलॉजी के साथ आपकी सेकंड यूनिट में। और तीसरा टॉपिक है कम्युनिकेशन संप्रेषण, जो आपके नेट के एग्जाम में भी आता है और ग्रेड फर्स्ट में आता है। संप्रेषण क्या है, संप्रेषण की अवधारणा क्या है, प्रकार क्या है, सिद्धांत क्या है, इसके माध्यम क्या है। तीनों टॉपिक बहुत को रिलेवेंट है। यदि आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सर बहुत नई चीजें हैं, पता नहीं याद होंगी कि नहीं होंगी। बाकी जो चीजें मैं जैसे बताऊंगा, समझाऊंगा, वैसे कर लीजिएगा। प्रश्न बाहर नहीं आएगा और प्रश्न गलत नहीं होगा, ये तय मान के चलिएगा। और सबसे ज्यादा नंबर भी आपके सेकंड और थर्ड यूनिट में आएंगे, क्योंकि साइकोलॉजी में हो सकता है भाषा चेंज हो गई, आप उलझ जाओगे, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं इनमें कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है। बस केवल आपको पैटर्न को समझना पड़ता है कि प्रश्न कहां से आता है और कैसा आता है। थर्ड जो यूनिट है ग्रेड फर्स्ट में, वहां पे आपके 3 टॉपिक स्पेशली डाल रखे हैं, हार्डवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम और प्रणाली उपागम, सिस्टम अप्रोच, जिसमें से 2 प्रश्न इन दोनों में से आते हैं। एक कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम और कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन। ये छोटे छोटे बिंदु हैं, लगभग एक पेज के 2 प्रश्न यहां से आते हैं। तो लगभग 5 प्रश्न, 6 प्रश्न इस थर्ड यूनिट में से पूछे जाते हैं। पहले के जो प्रश्न थे, पैटर्न था, वो ये था कंप्यूटर के बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको लेना पड़ता था। यहां पे मेरी कोशिश ये रहेगी कि ओल्ड बैच और जो नए बैच आज शुरू हुआ है, इनके बच्चों को मैं कंप्यूटर के कोई टीचर से 4-5 क्लासें में लगवा के पढ़ाऊंगा अलग से, ताकि थोड़ा सा बेसिक उनका कंप्यूटर के बारे में बहुत अच्छा हो जाए। कंप्यूटर से रिलेवेंट भी कोई प्रश्न आए तो उनके लिए दिक्कत नहीं हो। यदि कंप्यूटर मेरे भी रहा है ग्रेजुएशन में, लेकिन मुझे लगता है कि किसी एक्सपर्ट से पढ़ाएं, वो ज्यादा बेटर तरीके से आपको बता पाएगा। तो ये मैं दोनों ही बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। बाकी CL और CI तो मैं पढ़ा सकता हूं सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन 2021 तक के जो पेपर हैं उनमें कंप्यूटर से बहुत प्रश्न पूछे गए। और चूंकि भी 2024 में अपने नवंबर दिसंबर में जो संस्कृत शिक्षा विभाग के पेपर हैं, उनसे अपने को एक आइडिया और मिल जाएगा, लेटेस्ट आइडिया, कि अपने को एग्जाम पैटर्न में या पढ़ते समय और किन चीजों पे अपन ध्यान दे सकते हैं, कहां से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक को ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है। क्योंकि अभी जो 24 में एग्जामिनर होगा, लगभग अपन मान के चलेंगे 2025 में भी लगभग वही परीक्षक रहेगा, वही पेपर सेटर रहेगा। तो अपने को और बहुत क्लियर आइडिया मिल जाएगा। इन चीजों को अपने को और ध्यान देना है। 18 से पहले के पेपर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है,
केवल कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जीके पढ़ रहे हो या साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, एक चीज हमेशा फॉलो करना कि लास्ट 5 साल के पेपर क्या बोलते हैं, यानी 18 से लेके 23 तक या 24 तक के पेपर आप जरूर देखें। उनसे आपको पूरी एग्जाम पैटर्न का आइडिया लग जाता है। अनावश्यक पेपर आप निकाल रहे हो, उससे ज्यादा कोई बड़ा फायदा नहीं है, लेकिन 5 साल के पेपर आपकी अंगुलियों पे याद होने चाहिए। यदि आप सब्जेक्ट में और फर्स्ट पेपर में या साइकोलॉजी में किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा अपना रिकॉर्ड या बहुत अच्छा अचीवमेंट हासिल करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना। तो ये तो आपका टोटली सिलेबस को लेकर कोई दिमाग में आपके कंफ्यूजन हो तो सवाल पूछ सकते, बताओ कुछ पूछना होगी तो कदे गुरुजी मैं तो प्रश्न विहीन बच्चे हैं, सुन हो रखे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, क्या बताओ कितने बच्चों को लगता है कि वैकेंसी नहीं आएंगी? हाथ ऊंचा करना। कोई हाथ ऊंचा नहीं कर रहा। मन में सबके गुरुजी आवन तो की गया है तो बता देते फालतू। कितने बच्चों को लगता है 100% वैकेंसी आएंगी? आएंगी वैकेंसी तो कब आएंगी पता नहीं। यही तो है अनिश्चितता के दौर में। बताओ सिलेबस रिलेवेंट कोई भी क्यूरी हो आपके, आपको लगे कि सर ये बताओ ना ये चीज कैसे है, अरे बैच ज्वाइन करने को थे, आज मिलने आया हो तो ये बहाना है, कम से कम कोई भी था मन में कोई सवाल उठ रहे हो पूछ लो। आज तो फ्री फोकट है, कोई दिक्कत ही कौन था, फीस ही कौन ली, काल भी कौन लेगा, और बताओ पढ़ो दे दो आराम से। बताओ कोई सवाल नहीं है? पक्का पढ़ें फिर अपन, पक्का पढ़ लें। चलिए ठीक है, मैं पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। रिलैक्स होकर क्लास में बैठना, कोई तनाव किसी रूप में नहीं लेना है। आउटकम्स क्या आएंगे वो इस बात पे डिपेंड करेंगे कि आप क्लास में आपका अटेंशन कितना प्रभावी है। यदि ये नहीं है तो आउटकम्स के बारे में चाहे कुछ भी सोच लेना, वो कभी नहीं आएंगे। मेन गेम है आपके अटेंशन का, ये बहुत गजब का होना चाहिए। ऑफलाइन क्लास का मतलब यही होता है। ऑनलाइन आप 4 बार भी पढ़ लेंगे, 3 बार भी पढ़ लेंगे, याद नहीं रहेगी। ऑनलाइन कभी नहीं रहती। मैं भी आपकी जगह पढ़ूंगा तो मुझे भी याद नहीं रहेगी, क्योंकि ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते आप, ऑनलाइन याद नहीं रख सकते। कुछ चीजें जरूर आपकी याद आ जाएंगी, पूरी क्लास नहीं। ऑफलाइन की सबसे खूबसूरती यही है कि पूरी क्लास जो है आपके दिल दिमाग में बैठ जाती है, बैठ जाती है, कभी भूलते नहीं हो। केवल आपको नोट्सों को एक बार रिपीट करना पड़ता है, लेकिन ये तभी होगा जब क्लास में आप बाकी सब चीजों को छोड़ के बैठोगे। और ये आदत बना लो, ये संस्कार क्रिएट कर लो कि सर क्लास में बैठा हूं तो सिर्फ आपके साथ बैठा हूं। फिर ना तो दूसरा व्यक्ति दिल दिमाग में आना चाहिए, ना ही दूसरा विचार आना चाहिए। तो ये क्लास आपके लिए फायदेमंद रहेगी। नहीं तो चाहे मेरे से 2 बार पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़ लीजिए। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो 2018 में मेरे से पढ़ गए और 2024 में दोबारा पढ़ने आ गए। मतलब ये मान के चलना कि हम क्लास में हमने पूरा अटेंशन नहीं दिया। तो ये मैं आपसे चाहूंगा कि आप अटेंशन दें। जो चीज समझ में नहीं आए वो तुरंत पूछ लें, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। आप 20 बार मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। अपनी क्लास इंटरेक्टिव होती है, आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं है कि सर डांट देंगे, बाहर निकाल देंगे। आप तो मस्त होके केवल एक बार पढ़ें और अच्छे से पढ़ेंगे, चीजें सर समझ में आनी चाहिए। पहला टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूं, उसका बेसिक सा थोड़ा सा आज पढ़ेंगे अपन, ठीक है। विधिवत रूप से कल अपने स्टार्ट करेंगे इस क्लास को। सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे तो साइकोलॉजी की जो प्रकृति है वो बदल रही है। आज अप्लाइड मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति का पहला बिंदु अपन पढ़ते हैं, तो अपन पढ़ते हैं अप्लाइड है। अप्लाइड का मतलब अनुप्रयोगात्मक। अनुप्रयोगात्मक मतलब क्या होता है? अनुप्रयोगात्मक के 2 मतलब होते हैं। एक तो परिवर्तनशील, चीजें बदल रही हैं, और शिक्षा मनोविज्ञान या साइकोलॉजी जो बदलता है, क्योंकि मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन है? बिहेवियर है, व्यवहार है, और व्यवहार आपका बदलता है। क्लास में आने से पहले आप कुछ और थे, क्लास में आने से पहले आप कुछ और थे, क्लास में आने के बाद कुछ और हो, और यहां से निकल जाने के बाद कुछ और हो जाओगे। हमारा व्यवहार बदलेगा। मेरे से मोटिवेट होके गए, दुविधा को खत्म किया, जो बेमन की लड़ाई थी उसको मन का बनाया, यहां से रूम में पहुंचे, रूममेट जो है वो मुंह सुजैड़ी बैठी है, और जो मन बना के गया उसके कि वो फिर से बेमन में बदल जाए।
क्यों? क्योंकि व्यवहार प्रतिपल बदलता है। इसलिए मनोविज्ञान को अप्लाइड साइंस बोला गया है कि व्यवहार जैसे बदलता है वैसे ही शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? विकासशील है। विकासशील मतलब बदल रहा है, हम बदल रहे हैं, हमारा व्यवहार बदल रहा है। इसलिए ये विषय सबसे अधिक अपडेट विषय होता है, समसामयिक विषय होता है कि नई चीजें क्या आ रही हैं, नया कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। भाषा बहुत चेंज होगी और मैं जो भी टेस्ट आप लोगों की लूंगा उसमें कोशिश ये रहती है कि हमारी भाषा जटिल होती है। जटिल इसलिए होती है क्योंकि जटिल इसलिए बनाई जाती है ताकि आप यदि जटिलता को हल करना सीख लोगे, उसको समझना सीख लोगे, तो यदि पेपर मान लीजिए आसान आ गया तो प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन उस लेवल का पेपर आ जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जितनी जटिल चीजें हैं कि मैक्सिमम क्या हो सकता है, इसमें कहां तक भाषा चेंज की जा सकती है, उन सब चीजों का अभ्यास अपनी तैयारी के दौरान शुरू कर दें ताकि यदि पेपर का लेवल अच्छा आए तो कठिनाई पैदा ना हो। पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, रिलैक्स होके बैठना आराम से। बहुत आसान सा टॉपिक है, कठिन है लेकिन बहुत समझने वाला टॉपिक है, आपके रियल लाइफ से बहुत रिलीवेंट टॉपिक है, मजा आएगा आपको, ये मान के चलेगा। और मैं चाहता हूं पढ़ाई मजे का विषय है, आनंद का ही विषय होना चाहिए, इसको बोझिल बनाना ही मत आप। चाहे तुम्हारे घर वालों का कितना ही बोझ हो कि सर मान तो 1 साल में लागणो ही है, नहीं तो हमारा रास्ता ही बंद हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिर भी मैं क्लास में चाहूंगा कि तुम इस बोझिल मन के साथ मत बैठना कि सर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। मैं तो आपको एक ही विचार दे रहा हूं कि आप सच में सब लोग लगोगे, बस जो आपने शुरुआत में 3 प्रश्नों का जवाब दिया था ना, उसको तुम फॉलो कर लेना। बाकी ये तय बात है कि चाहे तुम केवीएस में लग जाओ, चाहे एनवीएस में लग जाओ, चाहे राजस्थान में लग जाओ, चाहे कहीं भी लग जाओ, कहीं ना कहीं तुम एडजस्ट हो जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस ये लड़ाई पूरे मन से लड़नी है। पहला टॉपिक है आपका लर्निंग अधिगम। अधिगम बहुत अच्छा टॉपिक है, हर टॉपिक अच्छा होता है। विचार लेके जाना, बैच की बात अलग बोल रहा हूं मैं, आप इसको वास्तव में फॉलो करना, अपने सब्जेक्ट में फॉलो करना, जीके में फॉलो करना। टॉपिक आपने चुना, टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी आउटलाइन तय करना। मैं जो चीजें बोलता हूं यदि मेरे बच्चा, क्लास में पढ़ा हुआ बच्चा उसको रियल लाइफ में अप्लाई करे ना, मैं 100% विश्वास कर सकता हूं वो लाइफ के हर सेक्टर में गजब का बनेगा। लेकिन मैं फिर आपको बोल रहा हूं ये बात कि मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, सब बच्चे फॉलो नहीं करेंगे उस। मैं आपको भी ये बात बोल रहा हूं, मैं आपको एक दृष्टि दे रहा हूं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं ये दृष्टि 1 घंटे बाद या शाम का चून लेने के बाद अधिक तो गायब हो जाएगी, देख लेना चाहिए। और यदि उस दृष्टि और मेरे विचार को उस चून ने, उस रोटी ने दबा दिया, तो इसका मतलब ताकतवर कौन? चून, रोटी। तुम्हारी जो सबसे बड़ी, जो तुम्हारा ड्रीम है, वो सच में क्या है? कमजोर है, ये मान के चलना। ड्रीम कमजोर होता है तो दूसरी चीजें डिस्टर्ब करती हैं। कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं सर मोबाइल डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई उपाय बताओ एक को। मोबाइल की इतनी औकात है कि तुम्हें डिस्टर्ब कर दे? बताओ, नहीं करेगा ना। मैं ये क्लास नहीं लेता, ईमानदारी से बताओ, तो मैं 2.5 घंटे हो सकता है कि मैं सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट मार देता, कुछ भी कर लेता, मैं इस मोबाइल पे टाइम बिताता। अब मैं 2.5 घंटे इस मोबाइल की तरफ देखूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी प्रायोरिटी क्लास है। आप ये सोच के देखना अपने ऊपर, मोबाइल एक लत बन सकता है क्या? नहीं, बन ही नहीं सकता। अब नहीं बन रहा ना, रख दिया ना मैं। अब मैं 6 घंटे 7 घंटे क्लास लूंगा, इसके बाद पुराने बैच की क्लास लूंगा, शाम को मैं 8 बजे मोबाइल को देखूंगा, जबकि मैं घर पे रहूंगा, संडे को रहूंगा, या मैं जब वीक में 3 दिन या 4 दिन कॉलेज जाता हूं तो वहां हो सकता है मैं वहां क्लास लेने के बाद मैं मोबाइल देखता रहूं। समझ रहे हो ना आप? कोई चीज कितनी बड़ी है वो निर्भर करती है कि आप लाइफ में कहां जाओगे। मोबाइल या कोई डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकता जब तक तुम सच में नहीं चाहते हो। तो ये सवाल कैसे से मत पूछना कि सर मैं इस आदत को कैसे छोड़ूं, मोबाइल से दूरी कैसे बनाएं।
इस पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारे लिए तुम्हारा ड्रीम, तुम्हारे लिए गवर्नमेंट जॉब कितना बड़ा है। क्लास में भी कई बच्चे बीच में घंटे भर में 3-4 बार देख लें व्हाट्सएप पर मैसेज आयो को नहीं, सुबह भेजे हो गुड मॉर्निंग, आज तो भेजे ही को नहीं, की बात है। इस दुविधा कैसा के था रहा मैं अधिकतर बच्चा क्लास में बैठा रहे, बताओ यस या नो। इसको दूर करना। हर टॉपिक जैसे तुम लिखोगे, जीके का लिख लेना, एक हमेशा अपना किताब से पढ़ रहे हो, जैसे मैंने हमेशा किताब पढ़ी है, लेकिन मेरी किताब कभी आप सिलेक्ट होके आओगे तो मैं दिखाऊंगा, सिक्कर जो स्टूडियो में लाइब्रेरी है उस किताब के ऊपर हमेशा मैंने नोट्स कभी नहीं बनाए। अधिगम टॉपिक है, मान लीजिए कि इतिहास का सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक है, तो उस टॉपिक पे मैंने पूरा पैटर्न बना लिया, वहीं बना रखी है, टेबल से बना रखी है। यहां से ये इतना प्रश्न आया हुआ है, यहां से ये प्रश्न आया हुआ है, इस सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, इन पे ज्यादा फोकस करना है, इस चीज को अपने को इग्नोर करना, वहां क्रॉस कर दिया, ये चीज अपने को सरसरी तौर पे देखनी है। मतलब 3-4 प्रकार के मैंने संकेत यूज किए हैं, किसी ने मुझे बताया नहीं है, धक्के खाने से आई। मैं आपको बता रहा हूं, फ्री फोकट में बता रहा हूं, तो फीस नहीं ले रहा, अभी तक तो ली नहीं ना, इसलिए बता रहा हूं। तो उस पेज पे उस टॉपिक के ऊपर आउटलाइन दिमाग में सबसे पहले बनाना, पढ़ने से पहले, यार ये टॉपिक में क्यों पढ़ रहा हूं, पहली बात कैसे पढ़ूं, ये 2 सवाल हमेशा आपके दिमाग में आने चाहिए, क्यों और कैसे। यदि ये 2 सवाल आ गए और इन 2 सवालों का जवाब तुमने ढूंढ लिया, वो टॉपिक का कैसा भी प्रश्न एग्जामिनर बना दे, चाहे मैं टेस्ट बना लूं, आपका वो प्रश्न कभी गलत नहीं हो। अधिगम मैंने आपको कहा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि विकास भी इसके साथ एक पार्ट हो जाएगा, बुद्धि भी इसके साथ एक पार्ट हो जाएगा, शिक्षा, मनोविज्ञान, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी का भी एक पार्ट इसके साथ हो जाएगा। मतलब ये टॉपिक लगभग सभी टॉपिक से रिलेवेंट है, इसलिए मैं सबसे पहले इसको इसलिए पढ़ाता हूं, कठिन की बात अलग चीज है, मैं इसलिए पढ़ाता हूं कि इससे आपके आगे के टॉपिक आसान हो जाएंगे, और ये नहीं पढ़ा है तो आगे के टॉपिक बड़े मुश्किल हो जाएंगे। तो हर टॉपिक आपका साथ तैयार होगा, इसलिए चाहे मैं इसको 20 दिन पढ़ा दूं, आपको 20 घंटे पढ़ा दूं, और बाकी आपको 7-8 घंटे पढ़ाएंगे अधिगम को, मैं 20 घंटे पढ़ाऊंगा आप, लेकिन 20 घंटे के बाद ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि हाँ सर अब समझ में आ गया। अब चीज आपको वो यहां अप्लाई करनी है, क्यों और कैसे। मैंने कहा कि हर टॉपिक से रिलेवेंट है, तो आपके दिमाग में ये तो फीड हो गया। अब देखो एक नजरिया डेवलप हुआ है तुम्हारा, यार लर्निंग टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गई बात, आपका नजरिया डेवलप हुआ है, ठीक है, यार इसको तो बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अब आपकी शक्ति मेरे साथ काम करेगी, मैं कहता कि चलो आज लर्निंग टॉपिक पढ़ाते हैं, चलो, और मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताता, आपकी जो अंदर की आंतरिक शक्ति है ना, वो मेरे पढ़ाने के साथ जुड़ेगी नहीं। व्यक्तित्व की एकता का कॉन्सेप्ट यही है, जब आपकी मनोवृत्ति और आपके एक्शन जब एक जैसे हो जाते हैं ना, तो वहां परिणाम आते हैं। अब मैंने आपकी मनोवृत्ति को बदला है, बस इस बात से एक कथन दिया मैंने कि ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी टॉपिक इससे रिलेवेंट है, तो आपके दिमाग में ये फीड हो गई कि सर ये टॉपिक ना बहुत ढंग से समझना पड़ेगा, नहीं तो अगला टॉपिक हमारा अधूरा रह जाएगा। आपकी शक्ति मेरे साथ क्लास में काम करेगी। अब आपका अटेंशन पावर अपने आप बढ़ जाएगा, और आप इस टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से समझ के जाओगे। याद रखना, कैसे पढ़ें, क्यों का जवाब मैंने दे दिया है। हर एग्जाम के यदि पेपर देखोगे, कोई भी पेपर उठा के देख लेना, 3% हर पेपर में मिलेंगे, और यदि मैं इसका जो पूरा टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा विकास से जोड़ के, व्यक्ति जोड़ के, तो आप मान के चलना कि 5 से 6% यहां से आ जाएंगे, क्योंकि विकास भी आधा यहां पे हो जाएगा, मतलब 1/4 विकास इसके साथ हो जाएगा, बुद्धि का एक पार्ट हो जाएगा, पर्सनैलिटी और मोटिवेशन का भी छोटा पार्ट यहां पे होगा, इंडिविजुअल डिफरेंस का भी एक छोटा सा पार्ट यहां पे होगा, रुचि, आदत, अभिवृत्ति का भी एक पार्ट यहां पे होगा। मतलब हर टॉपिक यहां से जुड़ा हुआ है, आप ये मान के चलना। कैसे पढ़ें सब, ये हमेशा एक आउटलाइन दिमाग में बनानी है, जैसे आपने बता दिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे पढ़ने का जवाब होता है PYQ। क्या होता है PYQ। कोई टॉपिक आपको किसी टीचर से ये पूछने की जरूरत नहीं कि सर इसको कैसे पढ़ें, इसका उत्तर कहां मिलेगा, PY। ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखोगे आपको ये समझ में आ जाएगा, सर अधिगम पूरे टॉपिक में ये सबसे महत्वपूर्ण बातें, यहां से ऐसे ऐसे प्रश्न उठाए गए हैं, यहां ऐसे भाषा चेंज की गई है, और इस बिंदु को अपने इग्नोर भी
कर सकते हैं। तो क्यों और कैसे, ये अपने सब्जेक्ट में भी लागू कर दो, ये अपने जीके में भी लागू कर दो, ये आप जो भी पढ़ रहे हो, ये दोनों सवाल हमेशा टॉपिक के ऊपर पहले लिखना, आउटलाइन यहां साइड में बनाना, रजिस्टर अलग डाल लेते हो तो बहुत बढ़िया बात है। यदि आप में से 10% बच्चे यदि ये चीज कर पाए तो मैं मानूंगा कि ये मेरा बैच सक्सेसफुल रहे। 10% बच्चों से उम्मीद कर रहा हूं, मैंने 100% की बात ही नहीं की। मैंने कितने बच्चों का नाम लिया है, 10% बच्चों से मैं उम्मीद करता हूं कि वो इसको अपनी दिनचर्या का, अपनी लाइफ स्टाइल बनाएंगे। इसको क्या बनाएंगे, अपनी लाइफ स्टाइल। बाकी मैंने कहा 90% बच्चे केवल ये सुन रहे हैं लेकिन बनाएंगे नहीं, वो ये मैं बोल रहा हूं। यदि बनाते हैं मैं सैल्यूट करूं। मुझे नहीं लगता कि 10% बच्चे, मुझे विश्वास है कि वो इस चीज को फॉलो करेंगे आज से। उनके स्टडी रूम में ये चीज दिमाग में उनके गूंजेगी कि मैं कोई भी टॉपिक पढ़ रहा हूं तो क्यों और कैसे का जवाब मुझे। अधिगम का अर्थ कोई बच्चा आप में से बता सकता है? लर्निंग किसको बोलता है, सीखना किसको बोलते हैं? हाँ, व्यवहार में परिवर्तन सीखना है, एकदम सही बात है। अब देखो चीजों को समझना, थोड़ा सा मैं अलग लेवल पे लेके जा रहा हूं, मैं आपके एक इनसाइट दे रहा हूं, दृष्टि दे रहा हूं मैं आप लोगों को। आप उसको कहां तक लेके जाते हो अलग चीज है। व्यवहार में परिवर्तन अधिगम, और आप पेपर उठा के देखना, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में प्रश्न आया। व्यवहार में परिवर्तन क्या है, अधिगम है। आप पेपर उठा के देखोगे तो एक ऑप्शन मिलेगा, व्यवहार में वांछित परिवर्तन अधिगम है। ये दोनों ऑप्शन साथ मिल जाएंगे, वहां आंसर माना जाएगा व्यवहार में वांछित परिवर्तन अधिगम में। कंफ्यूज हो जाओगे यार, ये किताब में लिखा हुआ व्यवहार में परिवर्तन अधिगम और एक जगह लिखा हुआ व्यवहार में वांछित परिवर्तन अधिगम है। तीसरा ही पर्सन ग्रेड फेस्ट के 2018 पेपर देखना, वहां पे तीनों ऑप्शन है। व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, व्यवहार में वांछित परिवर्तन अधिगम है, व्यवहार में वांछित अपेक्षित स्थायी परिवर्तन अधिगम है। 3 वर्ड जोड़ दिए। और चौथा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन अधिगम है। इनमें से सर्वोत्तम उत्तर चुनना। अधिगम के अर्थ को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त कौन सा करता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका सी आएगा सर। आपका आंसर क्या आएगा, सी। चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन वहां आपको सबसे बेस्ट को चुनना। ये साइकोलॉजी का नेचर है। इतिहास नहीं पढ़ना कि वहां आपको केवल इतना याद करना है गांधी जी का जन्म इतने दिन हुआ था, गांधी जी का यह आंदोलन इस अगस्त को शुरू हुआ था। फिक्स आंकड़ा है, यहां फिक्स कुछ नहीं है। एग्जाम हॉल में जाने के बाद तय होगा कि आपका आंसर क्या हो। तुम यहां से पहले से डिसाइड करके नहीं जा सकते कि सर मुझे यह आंसर करना है। वहां आपको सर्वोत्तम को चुनना है। समझ में आ गई बात? बेस्ट को चुनना है आपको। जैसे मैंने आपको कहा कि आप अपनी लाइफ में हर बेस्ट को चुन लो एक बार। आज मैंने जितने तरीके बताए उनमें से सबसे बेस्ट को चुन लेना। सबसे बेस्ट फ्रेंड के साथ रहना, आपसे ऊंचा है उसके साथ आप संबंध बनाना। ऊंचे का मतलब जो आपसे ठीक लेवल का है बच्चा, जो आपसे बहुत एडवांस चल रहा है, उसके साथ जुड़ना। वो मोटिवेशन अपने आप आएगा। हमेशा लाइफ में सबसे बेस्ट को चुनो, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो दोस्त हो, हमेशा उसको चुनो, क्योंकि आप धीरे धीरे वैसा ही बनना प्रारंभ हो जाओगे। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, व्यवहार में होने वाला वांछित अपेक्षित स्थायी परिवर्तन क्या है, अधिगम। वांछित शब्द का मतलब समझते हो क्या? वांछित क्या होता है? वांछित मतलब क्या होता है? जो हम चाहते हैं। ये आप क्या चाहते हो, वो परिवर्तन आपके व्यवहार में आ गया तो वो क्या है, अधिगम है। समझ में आ रही है बात? व्यवहार में वांछित परिवर्तन अधिगम है। समझ में आ रही है बात? वैसे मैं ही बताऊं आपको, तो आपने कहा कि सर हादसे क्या होते हैं, कि हादसे ने मेरे को सिखाया, अब मेरे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ गया। मेरे इस हाथ में लेफ्ट हैंड में मोबाइल फोन था, ठीक है, और मैं महाबलेश्वर में चढ़ने के बाद बहुत अच्छी सीढ़ियां थी, उन पे से चढ़ा मैं। फिर मेरे पता नहीं क्यों दिमाग में आया कि मैं 3 सीढ़ियां थी मात्र, एक हाथ में फोन था, और उन 3 सीढ़ियों पे जिन पे कम लोग आ रहे थे, मैंने उन सीढ़ियों का यूज किया और उस पे कुछ काई वगैरह, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया हिल स्टेशन है, तो जमा और मेरा पैर फिसला, मैं गिरा, मेरा हाथ यूं हो गया। ये तो यूं है ही, समय यूं हो गया था, गया भाई। अब मैंने उससे सीखा, क्या सीखा? अब मेरी लाइफ में जब भी मैं सीढ़ियों पे उतरूंगा
तो मेरा पूरा दिल दिमाग में चीज रहेगी कि भाई जो भी सीढ़ियां हैं उनके कभी भी काई के ऊपर अपना पैर नहीं टिकना चाहिए। ये मेरे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ गया, तो मैंने सीखा है। समझ गया ना? यदि इसकी जगह अस्थायी परिवर्तन आता है कि मैं एक बार गिरने के बाद उसी जगह 2-3 बार यूं ही सीढ़ियों पे आराम से मस्ती में जाता, इसका मतलब मेरे व्यवहार में वांछित परिवर्तन नहीं आया। तो वांछित का मतलब है जो हम चाहते हैं वो परिवर्तन यदि में आता है, उसको अपन रियल में क्या बोलेंगे? लर्निंग बोलेंगे। छोटा सा बच्चा है, चाकू से खेल रहा है, खेलते खेलते चाकू से हाथ कट गया। जैसे हाथ कटा, बच्चे ने चाकू को फेंक दिया। ये फेंक देना उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन। यदि वो नहीं फेंकता तो इसका मतलब उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन नहीं आया। कहने का मतलब ये समझिएगा कि हम सबसे पहले इसके अर्थ को पढ़ रहे हैं। पहला बिंदु इसका अर्थ है। अब अर्थ को पढ़ रहे हैं तो दिमाग में वही चीज आनी चाहिए कि सर अर्थ पे प्रश्न कैसे आते हैं। अब प्रश्न मैंने बताई, तीनों ऑप्शन दिए हमने, तीनों प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, तीनों टाइप के प्रश्न आ गए। दिमाग में आ गए कि सर प्रश्न की भाषा चेंज होगी, मुझे वहां सबसे बेस्ट आंसर को चुनना है। दूसरा प्रश्न यहां से ये पूछेगा आपसे, अधिगम क्या नहीं। ये तो पता चल गया कि अधिगम क्या है। व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है, व्यवहार में होने वाला वांछित परिवर्तन अधिगम है, और व्यवहार में होने वाला वांछित अपेक्षित स्थायी परिवर्तन क्या है? अधिगम। ये तो अधिगम का अर्थ हो गया। हमें तीसरे ऑप्शन को चुनना है। अब प्रश्न एग्जाम में पूछेगा अधिगम क्या नहीं है। बीमारी से होने वाला परिवर्तन क्या अधिगम की श्रेणी में शामिल है? क्यों नहीं है? वो स्थायी नहीं है। वेरी गुड। परिपक्वता से होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है, यह कथन सत्य है? क्यों नहीं है? अरे परिपक्वता अधिगम की अनिवार्य कंडीशन है। लेकिन मैं स्टेटमेंट मैंने दिया, ग्रेड फेस्ट के आरपीएससी में बहुत बारी प्रश्न पूछा गया, परिपक्वता से होने वाला परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में शामिल है। यह कथन गलत है, क्योंकि परिपक्वता से जो परिवर्तन होंगे वो अस्थायी होंगे। आप जैसे मेच्योर होते हैं, आपकी रुचियां बदलती हैं, आपका व्यवहार बदलता है, वक्त के साथ चीजें बदल रही हैं ना। आप हर दिन बदल रहे हो। आप 2 साल बाद में आपके जो इंटरेस्ट होंगे वो बहुत डिफरेंट होंगे। जब आप 50 के आसपास होंगे तो आपका इंटरेस्ट दर्शन में हो जाएगा। आपको सब चीजें, नौकरी, ये सब चीजें से बहुत ऊपर उठ जाओगे, तो अध्यात्म की बात करने लग जाओगे। अभी छोटी बातें तुम्हें प्रभावित कर रही हैं। तो परिपक्वता व्यवहार में जो परिवर्तन करती है वो क्या करती है? अस्थायी। अब मैं मेच्योरिटी को समझाऊंगा तब समझ में आएगा आपके। अभी जो बातें बोल रहा हूं समझ में नहीं आएंगे आपके। आपको ये समझना पड़ेगा मेच्योरिटी होती क्या है, मेच्योरिटी और लर्निंग में डिफरेंस क्या है। जब आप एक तरफ कह रहे हो कि परिपक्वता अधिगम की अनिवार्य कंडीशन है और एक तरफ आप कह रहे हो कि परिपक्वता से होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं है, दोनों चीजें विरोधाभासी सी लग रही हैं, निश्चित रूप से विरोधाभासी हैं। लेकिन परिपक्वता व्यवहार में हमेशा अस्थायी परिवर्तन करती है, इसलिए अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन परिपक्वता अधिगम की अनिवार्य कंडीशन है, क्योंकि बच्चा मेच्योर नहीं होगा तो वो लर्निंग नहीं करेगा। कि आप 6 महीने के बच्चे को दर्शन नहीं पढ़ा सकते, आप 1 साल के बच्चे को ट्राईसाइकिल, बाईसाइकिल चलाना नहीं सिखा सकते, आप 2 साल के बच्चे को तैरना नहीं सिखा सकते। क्यों नहीं सिखा सकते? क्योंकि उसमें परिपक्वता नहीं है। तो परिपक्वता अनिवार्य कंडीशन है, लेकिन परिपक्वता की वजह से होने वाले परिवर्तन अधिगम की कैटेगरी में शामिल है। मूल प्रवृत्ति की वजह से जो परिवर्तन होते हैं क्या वो अधिगम की श्रेणी में शामिल है? अब आपके दिमाग मूल प्रवृत्ति क्या है? क्या है मूल प्रवृत्ति? 14 मूल प्रवृत्तियां हैं जो आप जन्म के साथ लेके आते हो। युद्ध, प्रियता, निवृत्ति, सुरक्षा, संवेदना, काम, पलायन, निवृत्ति, सुना आपने नाम, संवेदना, ये सब आपकी मूल प्रवृत्तियां हैं। इनकी वजह से जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा वो अधिगम नहीं है, क्योंकि जन्मजात प्रवृत्तियां। तो ये चारों ऑप्शन दिमाग में आने चाहिए। बीमारी की वजह से होने वाला परिवर्तन, थकान की वजह से होने वाला परिवर्तन, परिपक्वता की वजह से होने वाला परिवर्तन, और शारीरिक कारणों से जो परिवर्तन, मूल प्रवृत्ति या शारीरिक कारणों से जो परिवर्तन होते हैं वो अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं होते। ये अधिगम का अर्थ क्लियर है? बताओ कोई बच्चे को डाउट है क्या? सिर्फ अर्थ पढ़ा है मैंने अर्थ के 2 परिप्रेक्ष्य बताए हैं आपको। कि अर्थ पे आपसे लगभग आप पेपर उठा के देखोगे 6-7% तो आपको मिल जाएंगे अर्थ के ऊपर, लेकिन प्रश्न कैसे आते हैं आपको पता चलना चाहिए। अब मैं केवल आपको एक लाइन में समझा देता, अधिगम व्यवहार में वांछित स्थायी परिवर्तन खत्म कर दिया, नहीं। आप दूसरे अप्रोच पे भी जाइए कि यहां से क्या पूछा गया है और क्या परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं है।
तब जाके अधिगम का अर्थ जो क्लियर होगा। तो लिखें आप, अधिगम क्या है, अधिगम किसको बोलते हैं, अधिगम का तात्पर्य क्या है। लिखें, व्यवहार में होने वाला, व्यवहार में होने वाला, व्यवहार में होने वाला वांछित, व्यवहार में होने वाला वांछित कोमा अपेक्षित, वांछित अपेक्षित स्थायी परिवर्तन, वांछित अपेक्षित स्थायी परिवर्तन जो अनुभव और अभ्यास के द्वारा होता है, जो अनुभव और अभ्यास के द्वारा होता है, जो अनुभव और अभ्यास के द्वारा होता है। किस द्वारा होता है, अनुभव और अभ्यास के द्वारा होता है। ये अधिगम का बेस्ट अर्थ है, मतलब अर्थ के ऊपर आपको इसके अलावा कुछ नहीं देगा कि अधिगम वास्तव में क्या है। व्यवहार में होने वाला वांछित, वांछित के स्थान पे एक वर्ड आ सकता है प्रोग्रेसिव चेंज, प्रगतिशील परिवर्तन, अपेक्षित, वांछित और प्रगतिशील परिवर्तन, तीनों कॉमन बात। भाषा बार बार चेंज होगी, समझना है बस आपको कि हम जो चाहते हैं यदि वो परिवर्तन हम बच्चे के व्यवहार में ला पाते हैं, इसका मतलब वो लर्निंग है। और ये परिवर्तन किससे आते हैं, स्पेशली प्रशिक्षण अनुभव के माध्यम से जो परिवर्तन होते हैं। और ये परिवर्तन कैसे होते हैं, स्थायी। मतलब रियल लर्निंग को मतलब यही हुआ है कि जो चीज थे सीख ली बा जिंदगी में कदे भूलो को नहीं। और ये मान के चलना, आपने साइकोलॉजी को रटा नहीं, समझा, सीखा, आपको दोबारा लाइफ में पढ़ने की जरूरत नहीं, को रिवाइज करने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं जानू था ना, आज की बात पर डैडी जी काल भी याद रह जाए तो उन्हें बता दीजिए। क्यों लर्न कर ही नहीं रहे हैं ना, बैठे हैं बस, सुन रहे हैं बस, माइंड में इमेजिनेशन नहीं चल रहा। आपके इमेजिनेशन को खत्म कर दिया मोबाइल ने, और इमेजिनेशन नहीं होगा तो चीजें स्थायी नहीं बनती। मैं जो चीजें बोल रहा हूं पिक्चर बननी चाहिए दिमाग में, फिर आप भूल जाओ, कब कोई नहीं सकता। 2 नंबर पे लिखो, अधिगम क्या नहीं है, अधिगम क्या नहीं है। अधिगम क्या नहीं है, अधिगम शारीरिक कारण, कोमा थकान, रोग, बीमारी, मूल प्रवृत्तियां, मूल प्रवृत्तियां तथा परिपक्वता की वजह से होने वाले परिवर्तन, परिपक्वता की वजह से होने वाले परिवर्तन। इसकी श्रेणी में शामिल नहीं है, इसकी श्रेणी में शामिल। बताओ कोई बच्चे को डाउट हो इस चीज के ऊपर, समझ में आ गया अर्थ, अर्थ को लेकर कोई भी डाउट हो। अधिगम क्या है और अधिगम क्या नहीं है। मूलतः शाब्दिक अर्थ सामान्य अर्थ इतना ही होता है, व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है,
लेकिन रियल अर्थ होता है व्यवहार में होने वाला वांछित अपेक्षित स्थायी परिवर्तन जो प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा होता है, उसको अपन अधिगम की श्रेणी में शामिल करेंगे। और अधिगम किन की वजह से नहीं है, तो प्रश्न में जब अर्थ पूछेगा कि अधिगम के अर्थ के बारे में कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो वहां उनमें से एक ऑप्शन लिखा आएगा बीमारी से होने वाला परिवर्तन, थकान से होने वाला परिवर्तन, परिपक्वता की वजह से होने वाला परिवर्तन। ये एक ऑप्शन लिखा मिलेगा, आपका उत्तर अपने आप सही हो जाएगा कि अपने को ये पता होना चाहिए कि क्या है और क्या। 2 नंबर पे अर्थ को क्लियर करने के 5 दृष्टिकोण है। 5 दृष्टिकोण बताए गए हैं कि अधिगम के अर्थ को लेकर अलग विचारधारा है। पूरी साइकोलॉजी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, याद रखना। यहां ढंग से समझोगे, मैंने कहा शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक भी आपका तैयार हो रहा है, बहुत सारी चीजें अपने आप तैयार हो रही हैं, थोड़ा सा समझना है बस चीजों को लेकर। जहां भी शब्द दिमाग में आ गए उस पर गौर करना है कि क्या कहना चाहता है। अधिगम के अर्थ को लेकर 5 से 6 दृष्टिकोण है। इन पे प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा उसको छोड़िए आप, बट ये आगे की आपकी राह को बड़ा आसान बना देंगे। इस शब्द को यदि आप समझ लिया कि वास्तव में कहना क्या चाहता है, इसका मतलब क्या होता है, तो आगे जब मैं इनको पढ़ाऊंगा डिटेल में तो आपको बड़ा आसान सा लगेगा, ऐसा लगेगा सर पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, सुना हुआ है, तो चीज बड़ी आसान हो जाती, नई चीज तकलीफ पैदा करती। तो अधिगम के अर्थ को लेकर 5 दृष्टिकोण हैं। प्रश्न यद्यपि यहां से 3 पूछे गए हैं, बट फिर भी ये इतनी बड़ी विचारधारा हैं कि इनको मैं बहुत डिटेल में आगे समझाऊंगा। 1-1 घंटे इन पे डिस्कशन करेंगे, 2-2 घंटे डिस्कशन करेंगे इनका। पहला दृष्टिकोण है अधिगम के अर्थ को लेकर व्यवहारवादी। ऐसा है व्यवहारवादी। व्यवहारवाद शब्द से क्या समझते हैं, व्यवहारवाद क्या है बता सकते हैं? इसको बोलते हैं व्यवहारवाद। बार बार आएगा पूरा मनोविज्ञान जब पढ़ोगे, व्यवहारवाद 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 व्यवहारवाद। क्या है व्यवहारवाद? व्यवहारवाद एक विचारधारा है जो ये मानती है कि बाह्य वातावरण व्यक्ति को बदल सकता है। मैं हमेशा एक चीज को मानता हूं और कहता हूं, विश्वास भी रखता हूं कि मैंने ऐसे बच्चों को बनते हुए देखा है जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं और जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी और पूरी दुनिया उनके बारे में कह सकती है कि ये आदमी कुछ नहीं बन सकता, वो बने। वो अचानक से बदलाव जो आया ना, वो इन्वायरमेंट जब चेंज होता है ना, आदमी कुछ भी कर देता है। इसलिए हमेशा एक चीज याद रखना, आपका रूममेट बहुत गजब का होना चाहिए। जयपुर में आने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपने अपने रूममेट किसको चुना है। यदि यहां आप कमजोर रह गए ना, तो बाकी जगह ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाओगे। जिस व्यक्ति के साथ आप अधिकतम समय बिता रहे हो, उसके विचार आपके जीवन को बदलना शुरू कर देते हैं। क्या कर देंगे? बदलना शुरू कर देंगे। इसलिए कभी भी नेगेटिव इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री मत देना, चाहे वो दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे पैसे वाला व्यक्ति क्यों नहीं हो। रूममेट आपकी सिलेक्शन को तय कर देगी। यदि बा चिड़चिड़ी सी, अजीब सी, बा फ्रस्ट्रेशन लिया बैठी है ना, तो वो गुण ट्रांसफर हो जाएंगे आप में, और आप कितनी मेहनत कर लेना, नजरिया आपका लास्ट में जाके डेवलप होगा उसी वाला। चाहे 3 घंटे मेरे से पढ़ के चले जाओगा, लेकिन रात में बिन देखोगा भी की शकल देखोगा, तो दिद्र भी की शकल वाली सगली चीज थारे व्यवहार को हिस्सों बन जाएंगे। तो वो काम थान पहलो करनो है, आज तो नहीं लेकिन अगले महीना तक कोशिश करियो। रूममेट थारी डंकी होनी चाहिए, लड़का हो चाहे लड़कियां हो, जिनके साथ बैठते हो ना, वो आपका वास्तव में बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि वो आपके सिलेक्शन की राह को बहुत आसान बना देगा। व्यवहारवाद एक बहुत इंपॉर्टेंट विचारधारा। इन्होंने यही विचार दिया वाटसन ने, वातावरण व्यक्ति को बदल सकता है, और वातावरण कौन सा पाइए, किन लोगों के साथ बैठ रहे हो, किन लोगों के साथ बात कर रहे हो, वो चीजें हैं। तो व्यवहारवादी बहुत डिटेल से आगे मैं पढ़ाऊंगा, शिक्षा मनोविज्ञान वाले टॉपिक में, अधिगम में भी आगे मैं चर्चा करूंगा, अधिगम सिद्धांत पढ़ाऊंगा, तो 5 व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़ाऊंगा, तो आपके बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहां केवल मैं एक छोटी सी लाइन लिखा रहा हूं आप कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण एक बात कहे कि अधिगम किए है, अधिगम को अर्थ किए है, तो ये कहते हैं अनुभव द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन आता है ना, वो क्या होता है?
एक छोटी सी लाइन दिए, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। मतलब इतो सो वर्ड याद रखना था ना कि अनुभव जहां भी आ गए और अनुभव से जो चेंज होते हैं वो अधिगम होते हैं। ये बात किसने कही है? व्यवहारवाद। और अनुभव कहां से आते हैं? वातावरण से आते हैं। कहां से आते हैं? किसी के साथ आप इंटरेक्शन करोगे, बातचीत करोगे, दोस्ती बनाओगे, वहां से एक्सपीरियंस मिलेंगे, वो तुम्हारे जीवन को आगे प्रभावित, वो आपके जीवन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। आपने किसी व्यक्ति के साथ दोस्ती की, उसने आपके साथ धोखा कर लिया, आपका अनुभव क्या है? नकारात्मक। वो नकारात्मक अनुभव आपका, आपकी लाइफ में कोई अच्छा इंसान आएगा तो भी उसके प्रति भी नकारात्मक ही रहेगा कि यार ये व्यक्ति मेरे साथ क्या करेगा? धोखा। इसलिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अनुभव। एक्सपीरियंस आपके जीवन को हमेशा संचालित करता है कि आपके साथ पहले कौन सी घटनाएं हुई हैं, किन लोगों ने आपके साथ क्या किया है। तो वो अनुभव ही अधिगम है। ये किसने कहा है? तो एक छोटी सी लाइन लिख लो, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है? अधिगम। किसने कहा है? किसने कहा है? वॉटसन। दूसरा दृष्टिकोण लिखना, गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवाद सुना है क्या आपने कभी? गेस्टाल्टवाद का नाम सुना है? ये बहुत डिटेल में समझाऊंगा, सबके सब दोबारा आएंगे आपके सामने, एक ही चीज कई बार आएगी, आपको लगेगा कि एक चीज याद हो गई सर। गेस्टाल्टवाद कोहलर, कॉफका, मैक्स वर्दीमर, जिन्होंने सूज का सिद्धांत दिया था, इनसाइट थ्योरी दी थी, बहुत डिटेल से अपन पढ़ेंगे। पूरे सिद्धांत में सबसे इंपॉर्टेंट एक वर्ड है इनका, क्या है? संपूर्ण। पकड़ लो, कैच कर लो इन चीजों। हर चीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, वहीं से प्रश्न बनेंगे। ये कहता है अधिगम क्या है, स्टार्टवादी क्या है, वो आगे समझाऊंगा पूरा का पूरा। यानी छोटे से अर्थ की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं अधिगम किसी परिस्थिति के प्रति संपूर्ण प्रतिक्रिया है। कोई भी स्थिति के प्रति आप संपूर्ण प्रतिक्रिया दें, वो अधिगम है। मान लो कि थे मेरी क्लास लेना है, पहली बार लगे और थे बोलिया क्लासों निकलता ही थारे दूसरा जगह साथी मानवी कह दोगा धीर सिंह सर बैच चलाया, बहुत गजब पढ़ा हुआ यार, बहुत गजब। पहलो रिस्पॉन्स थे वो दियो, फिर और अच्छा मैं पढ़ाऊँ और के बता यार, और तो बढ़िया है यार भाई, एक चीज है बता के राइटिंग बहुत खराब है। पहलो रिस्पॉन्स थारो कि वो संपूर्णता आधारित हो। आपने कहा कि सर गजब पढ़ाता है, चाल तो भी चाल, आंदस ने तो खींच खींच के लिया, लड़की तो जरूर लाऊं, लड़का तो कौन लाऊं। पहलो रिस्पॉन्स थारो संपूर्णता पेश आओ, आंशिक बेस नहीं आएगा। आंशिक बेस में क्या होता? आप ही कहते यार सर पढ़ाते अच्छा है, राइटिंग खराब है। मोटिवेशन बहुत ज्यादा दें यार। पहली प्रतिक्रिया थारी आएगी या सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं या बहुत खराब पढ़ाते हैं। ये जो प्रतिक्रिया वो संपूर्णता पेश आप। फिर हो सकता है आप मेरी कमियों की बात कर लें, मेरी कोई और चीज की बात कर लेंगे, सर ये चीज और ऐड करें तो बहुत मजा आए, ये चीज और कर दें तो बहुत बढ़िया आ जाए। हो सकता है आप नई नई चीजें जोड़ते जाएंगे, लेकिन फर्स्ट रिस्पॉन्स किस पे आएगा? संपूर्णता आधारित आएगा। आप कोई मूवी देख लो, चाहे मूवी देखी आपने, मूवी देखते हो, स्त्री 2 देख ली सबने, देख लो, ये तो कहानी है जीवन की। स्त्री 1 ने कमाए 100 करोड़, स्त्री 2 ने कमाए 500 प्लस। इससे ये विचारधारा क्लियर है। किसी को फर्स्ट स्त्री इतनी पसंद नहीं आती, सेकंड वाली सबको पसंद आती है। चलो, नजरिया बदल गया लोगों का, बम्पर कमाई कर रही है। तो आप मूवी देख के आए तो आपका पहला रिस्पॉन्स क्या था? बढ़िया मूवी यार, शानदार मूवी। हमेशा देखना फर्स्ट रिस्पॉन्स संपूर्णता बेस आता है। गेस्टाल्टवाद पूरा इसी पे टिका हुआ है। मैं एक शब्द को समझा रहा हूं, हमारा रिस्पॉन्स हमेशा किस बेस पे होगा? संपूर्ण। तो लिख लो, अधिगम किसी स्थिति के प्रति संपूर्ण प्रतिक्रिया है। अधिगम किसी स्थिति के प्रति संपूर्ण प्रतिक्रिया। अधिगम किसी स्थिति के प्रति कौन सी प्रतिक्रिया है? संपूर्ण प्रतिक्रिया। अधिगम किसी परिस्थिति के प्रति संपूर्ण प्रतिक्रिया। लिख लिया? तीसरा,
धार्मिक दृष्टिकोण, धार्मिक, सुना है नाम आपने? नया वर्ड हो सकता है आपके लिए धार्मिक, आगे पढ़ाऊंगा मैं, संप्रदाय जब पढ़ाऊंगा क्लियर हो जाएंगे। धार्मिक दृष्टिकोण एक संप्रदाय था जिसको प्रेरकीय संप्रदाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेरकीय संप्रदाय। ये मैकडूगल ने दिया था। किसने दिया था? ये सब पढ़ाऊंगा मैं आगे डिटेल में। यहां तो आप अधिगम के अर्थ की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए बहुत संक्षिप्त में चर्चा कर रहा हूं मैं इसकी। धार्मिक दृष्टिकोण है प्रेरकीय संप्रदाय। प्रेरकीय संप्रदाय का मतलब है ये कहता है कि हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं वो बिना कोई लक्ष्य के नहीं करते हैं। हमारे हर कार्य के पीछे कोई ना कोई शक्ति होती है, प्रेरक शक्ति होती है, इसलिए हम काम करते हैं। यानी ये कहता है कि अधिगम जो होता है वो हमेशा क्या होता है? लक्ष्य केंद्रित होता है। क्या होता है? लक्ष्य केंद्रित। कोई प्रेरणा जो होती है वो हमेशा उसके पीछे काम करती है, बिना प्रेरणा के कभी अधिगम नहीं होगा। तो छोटी सी लाइन लिख लो, अधिगम लक्ष्य केंद्रित होता है। अधिगम क्या होता है? लक्ष्य केंद्रित। अधिगम लक्ष्य केंद्रित। चौथा बिंदु लिखना, संरचनावादी दृष्टिकोण। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न आते हैं इसके ऊपर, तो बहुत डिटेल से समझाऊंगा इनको सबको, दोबारा से आएंगे, बहुत बड़ी थ्योरीज हैं। संरचनावादी दृष्टिकोण बहुत इंपॉर्टेंट विचारधाराएं हैं, सब बहुत डिटेल से समझेंगे अपन, आप तो संक्षिप्त में चर्चा कर रहे हैं। संरचनावाद वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे सबने दिया था। एक ही लाइन बोलता है, संरचनावाद का मतलब होता है निर्माण करना। जब हम पूर्व अनुभव के आधार पे कोई भी चीज का निर्माण करते हैं तो ज्ञान का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? अधिगम। तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, यहां छोटी सी लाइन लिख लो आप। पूर्व अनुभव के आधार पे नवीन ज्ञान का निर्माण ही अधिगम है। पूर्व अनुभव के आधार पे नवीन ज्ञान का निर्माण ही अधिगम। पूर्व अनुभव के आधार पे नवीन ज्ञान का निर्माण क्या है? अधिगम। ये चार दृष्टिकोण मैंने पढ़ाए हैं, चार दृष्टिकोण मैंने पढ़ाए हैं। आज केवल मेरा आपसे मिलना था उद्देश्य। कल से विधिवत ये बैच अपने स्टार्ट करेंगे, इस फर्स्ट टॉपिक को दोबारा से प्रारंभ करेंगे। फीस आप किसी भी एक की करते हैं तो 3,000 रुपए विद टेस्ट सीरीज है। यदि आप कंप्लीट ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड सब मिलके करते हैं तो 3,500 रुपए फीस है। ठीक है, और वो आपको बता दिया जाएगा। 2 दिन आप कंप्लीटली आप क्लास लेके देख सकते हैं, आ सकते हैं, या आप आ सकते हैं। एक बच्चा आपको मिलेगा, वो आपको फीस लेके और आपके कार्ड बना देगा, क्लास के बाहर से भी होगा। कल से विधिवत चलेगा, वीक में 4 दिन क्लास जरूर होगी, कई बार 5 दिन भी हो जाएगी। टाइमिंग फिलहाल यही रहेगा, कोई चेंज करने का विचार नहीं है। इवनिंग बैच चल रहा है, मॉर्निंग इन फ्यूचर सोच सकते हैं मॉर्निंग का, बट अक्टूबर में ही होगा जो भी होगा। ठीक है ना, इस टाइम यदि आपके अनुकूल है आप इस बैच को आराम से ज्वाइन कीजिए, बेफिक्र होकर ज्वाइन कीजिए। आपके इस बैच में प्रॉब्लम है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आप इवनिंग, लेट इवनिंग का इसके बाद होगा कि नहीं होगा कह नहीं सकते। ये जो नए बच्चे हैं जो आ जाएं वो इस पे नाम वगैरह लिख के चले जाना, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन जो ज्वाइन करना चाहे वो बच्चे लिख देना, ताकि हमें एक आइडिया रहे। और बाकी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते। कल मैं इसको शुरुआत से प्रारंभ करूंगा इस टॉपिक को। आज जो चर्चा की वो नॉर्मली अपन एक मुलाकात थी अपनी, एक सेशन था अपना, बस इसी रूप में किया। ओके।